Okay, so good evening, all of you. This is class number 2 of equity for CFA level 1. CFA level 1, class number 2 for equity. We are doing learning module 4. And what was the name of this chapter? Sources of equity return. The equity market has always provided the highest return out of any other market. If you compare with fixed income bond, बहुत कमती रिटर्न है, इक्विटी में हाई रिटर्न है. रियल एस्टेट, equity has provided a higher return historically. Therefore, equity market is of deep interest to everyone. Individuals, yes. Institutions, yes. Okay. तो इक्विटी मार्केट में जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स का दो मेन सोर्स होते हैं. वन इज कैपिटल अप्रिसिएशन. The second is capital distribution. Capital appreciation, capital distribution. कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जीरो हो बिकॉज कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं, पर कैपिटल अप्रिसिएशन यानी प्राइस चेंज तो होता ही है. तो द रिटर्न्स in the equity market have two sources. One is capital appreciation and the second is capital distribution. In the first class we did, I explained how Rakesh Jhunjhunwala, इंडिया का वॉरेन बफेट, और जो ट्रू वॉरेन बफेट उसका बाप, मैन्युफैक्चर्ड 65% रिटर्न पर एनम फॉर 30 years, and majorly the return was in the form of capital appreciation. But we discussed that there are many people who have handsomely earned in the equity market via capital distribution. We also discussed about the fact that इस चैप्टर में फोकस किसके ऊपर है? इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर कि लीगल राइट्स के ऊपर? इकोनॉमिक राइट्स के ऊपर. ओके, नॉट लीगल राइट्स. वोटिंग का ज्यादा बात नहीं है इस चैप्टर में कि किसके पास ज्यादा वोटिंग राइट्स है. ठीक है, तो क्लास ए क्लास बी शेयर्स का बात कर रहे थे. अभी जो स्पेसएक्स का आईपीओ फाइल हुआ है, स्पेसएक्स इलॉन मस्क का आईपीओ, उसमें यू नो व्हाट, उसमें क्लास ए और क्लास बी शेयर्स है. जो क्लास ए शेयर्स है उस पे 1 शेयर पे 1 वोट है, 1 शेयर 1 वोट. और जो क्लास बी शेयर है उस पे 1 शेयर पे 10 वोट्स है. क्लास ए शेयर में 1 शेयर पे 1 वोट है और क्लास बी शेयर में 1 शेयर पे 10 वोट्स है. और इलॉन मस्क के पास मेजरली क्लास बी शेयर्स है, सच दैट इलॉन मस्क का कंट्रोल ऑन द कंपनी इज अराउंड 86%. तो 86% वो शेयर्स होल्ड नहीं कर रहे हैं, शेयर्स बहुत कम होल्ड कर रहा है. बिकॉज क्लास बी शेयर्स होल्ड कर रहा है, 86% उसका कंट्रोल है. यानी कि द नीडल कैन नॉट मूव इन स्पेसएक्स विदाउट इलॉन मस्क. ओके, corporate governance wise, it's a very weak corporate governance where a single person is going to decide what is to be done. Okay, so that is the situation over there. माने अगर ये कुछ और वातावरण होता एंड मैं यूट्यूबर होता, जो मैं अभी नहीं हूं, तो इन दैट केस मैं बताता क्या क्या कांड स्पेसएक्स ने कर रखा है. बिलीव मी, वैसे कांड इंडिया में हो जाए तो बात ही क्या है. अपने राजेश एक्सपोर्ट्स का बात कर रहे हैं, ठीक है, वो तो छोटा सा है, चिंदी. मतलब स्पेसएक्स में जो कांड हो रहा है उसका बूंद का बूंद भी नहीं है. ठीक है, तो कई बार अपने यूएस को बहुत वैसे देखते रहे और यूएस में कुछ हो नहीं सकता है, इम्पेकेबल, वो एक ऐसा चांद है जिसमें दाग नहीं है. मैं क्या बोलूं, वो तो ऐसा चांद है जिसमें दाग पे दाग है. ठीक है, एनीवेज, सो डुअल क्लास वोटिंग का डिस्कशन किए थे, इकोनॉमिक राइट्स का डिस्कशन किए थे. इकोनॉमिक राइट्स इज नॉट इक्वल टू वोटिंग पावर. बर्कशायर हैथवे का बात किए थे अपने. तो बहुत सारा डिस्कशन क्लास नंबर 1 में हुआ था जिससे आपको फील हो कि व्हाट वी आर स्टडिंग इन सीएफए इज रियल लाइफ. ओके, is real life. It is actually money making which is going on in full swing. Whatever you are, whatever background you come from, okay, if you wanted to make money in future, 2 years, 3 years, 5 years down the road, okay, not money in the form of 1 lakh per month, but money in the form of 10 lakhs per month, money in the form of 1 crore per month, money in the form of 50 crores per month. This is the journey. Okay, this is the rasta which will make it happen. बिलीव मी, इट कैन, इट हैज द पोटेंशियल, प्रोवाइडेड आपके फायर चढ़ जाए मार्केट्स का. ठीक है, एंड आई एम देयर टू इंश्योर दैट वो चढ़े. तो फर्स्ट क्लास में देन अपने 3 एलओएस लिखे थे, प्लीज नोट्स चेक कीजिए. एलओएस ए वाज अबाउट कॉर्पोरेट एक्शंस. कॉर्पोरेट एक्शंस, ओके, जहां पे अपने को डिस्कस करना था द द द द यूज एंड द फीचर्स ऑफ कैश डिविडेंड, शेयर रीपर्चेस, स्टॉक स्प्लिट एंड रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. 4 चीज का फीचर्स एंड यूज. एलओएस ए कॉपी में दिख रहा है क्या? एलओएस ए में कॉर्पोरेट एक्शंस में वी हैड टू डिस्कस कि सर, जो आपने बोला ना सोर्सेज ऑफ रिटर्न में 2 सोर्स होता है, एक होता है अप्रिसिएशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक होता है रेगुलर कैश डिविडेंड,
दूसरा होता है स्टॉक रीपर्चेज बायबैक, तीसरा होता है स्टॉक स्प्लिट, चौथा होता है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। उसका डिस्कशन एलओएस ए में है। एलओएस बी में जो कैश डिविडेंड है, रेगुलर कैश डिविडेंड, उसका क्रोनोलॉजी है, कब कब अनाउंस होता है, कैसे कैसे मिलता है, मैंने डिस्कस नहीं किया है वो। और एलओएस सी इज ब्यूटिफुल, इट इज अबाउट प्राइस रिटर्न एंड टोटल रिटर्न। सब बताइए ना, रिटर्न कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे अपने क्यूएम में भी करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, रिटर्न कैलकुलेशन टोटली लिंक्ड टू क्यूएम, दैट इज एलओएस नंबर सी। तो मैंने एलओएस नंबर बी और सी का कुछ भी नहीं किया था लास्ट क्लास, नथिंग आई डिड। मैंने केवल एलओएस ए का थोड़ा सा डिस्कशन किया था। और थोड़ा सा डिस्कशन क्या किया था बताइए प्लीज। एक है कैश डिविडेंड और एक है शेयर रीपर्चेस, विच इज अ मैरिज। एक है कैश डिविडेंड और एक है शेयर रीपर्चेस, विच वन ऑफ देम इज अ मैरिज, जहां मंगलसूत्र बांधा गया है, विच वन इज अ मैरिज। कैश डिविडेंड इज अ मैरिज कमिटमेंट कंसिस्टेंसी, ओके। वेराज शेयर रीपर्चेस जो है उसमें कमिटमेंट नहीं है, इट्स अ लिव इन। शेयर रीपर्चेस में लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन, ओके। तो वो आपने डिस्कस किए थे। अपने ये डिस्कस कर रहे थे सर, कैश डिविडेंड में एक होता है रेगुलर कैश डिविडेंड, जो यूएस में कंपनीज लोग पर क्वार्टर पे करती है, ओके। जो यूरोप में कंपनीज लोग 6 6 महीने में पे करती है, जो चाइना में, इंडिया में कंपनीज लोग एनुअली पे करती है। तो एक होता है रेगुलर कैश डिविडेंड जो कि कमिटमेंट है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल डिविडेंड, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली इनकम बढ़ गया अपना, तो इस बार एक्स्ट्रा डिविडेंड दे रहे हैं बिकॉज हमारा इनकम बढ़ गया है, या इस साल कुछ डिविजन सेल किए उससे पैसा आया है तो एक्स्ट्रा डिविडेंड दे रहे हैं। साफ साफ बोल दिए भाई ये स्पेशल है, यानी इसका एक्सपेक्टेशन मत बांधना, ये कमिटमेंट नहीं है। समझ गए? माने मैरिज में क्या हो रहा है, एक बार अपने आइसलैंड चले गए घूमने, और हम लोग क्लियर कर दिए परिवार को कि भाई इस बार कुछ लॉटरी लग गया था तो आइसलैंड जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट मत करना कि तुमको आइसलैंड के बदले नॉर्वे स्वीडन ले जाएंगे, मतलब इट्स लाइक वन ऑफ थिंग, स्पेशल डिविडेंड। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मत बांधना। और एक होता है लिक्विडेटिंग डिविडेंड, कि बंद हो रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना मैरिज में, व्हेन द मैरिज एंड्स तो वी हैव टू पे एलिमनी। ठीक है, तो वैसा वाला चीज है कि लिक्विडेटिंग डिविडेंड है, द कंपनी इज क्लोजिंग डाउन और बिग डिविजन्स आर बीइंग सोल्ड एंड वी विल पे डिविडेंड व्हिच इज ग्रेटर देन द एक्यूमुलेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, उससे ज्यादा, दैट्स लिक्विडेटिंग डिविडेंड। ठीक है, लिक्विडेटिंग डिविडेंड मैंने महात्मा गांधी का डायग्राम बनाया था, व्हेन द कंपनी इज डिक्लाइनिंग उस समय लिक्विडेटिंग डिविडेंड हो सकता है। जबकि कैश डिविडेंड यूजुअली इन द मेच्योरिटी फेज, जहां कंपनी को ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है पैसे का, बट मनी इज गेटिंग जनरेटेड, दे स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड और गोइंग फॉर शेयर रीपर्चेस। ठीक है, तो ये अपने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास, आपको सारा कॉपी में दिख रहा होगा। कैश डिविडेंड डजेंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी एक बार कैश डिविडेंड देना चालू कर दिया तो बंद गया। अगर वो कैश डिविडेंड कम करता है, यूजुअली इट इज टेकन एज अ नेगेटिव सिग्नल, कि लगता है फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव सिग्नल हो जाता है मार्केट को यूजुअली कैश डिविडेंड पे करने से। इनफैक्ट कंपनीज लोग को इनकम बढ़ जाते हैं ना, तो वो लोग कैश डिविडेंड बढ़ाते नहीं है नॉर्मली। क्यों? बिकॉज वो लोग को डर लगता है कि अगर बढ़ा दिए तो फ्यूचर में मेंटेन कैसे करेंगे। तो अगर बढ़ाते भी है तो स्पेशल डिविडेंड देके, बट रेगुलर डिविडेंड जो है वो बढ़ाते नहीं है। एंड अगर कोई कंपनी रेगुलर डिविडेंड बढ़ा दिया तो मार्केट बिलीव्स दैट, लगता है यार ये लोग में कैलिबर है, अब सस्टेनेबल रूप से ये लोग का प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। ओके, मार्केट रिवाइजेस द प्रोजेक्शंस अपवर्ड, मार्केट फील्स दैट दिस कंपनी हैज इंक्रीज द रेगुलर कैश डिविडेंड, इसका मतलब देर इज अ सस्टेनेबिलिटी, लगता है ये लोग का जिंदगी भर अब प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कंपनीज लोग एक बार अगर इनकम बढ़ गया तो दे डोंट इंक्रीज द रेगुलर कैश डिविडेंड, दे आर ऑलवेज अफ्रेड दैट नहीं नहीं यार मेंटेन नहीं कर पाएंगे, फालतू में बाद में गड़बड़ होगा। ठीक है, तो स्पेशल दे सकते हैं बट रेगुलर को बढ़ाना बहुत बड़ी बात है, और रेगुलर को कम करना भी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ठाकुर तू तो गियो। ओके, ठाकुर तू तो गियो मतलब लगता है कंपनी का फ्यूचर ब्लीक है, प्रॉफिट अर्न नहीं करने वाला है, इसलिए डिविडेंड कम किया है। तो कैश डिविडेंड से छेड़ाछाड़ी, कैश डिविडेंड को छेड़ना इज घातक, इज डेंजरस। ओके, कैश डिविडेंड इफ इट इज टच्ड इट्स वेरी वेरी डेंजरस, ये डिस्कस किए थे। तो जो मैंने बोला इंग्लिश लैंग्वेज वाइज, कैश डिविडेंड डज इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी और इज इट रिजिड? कैश डिविडेंड डज इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी और इज इट रिजिड? कैश डिविडेंड डज इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी और इज इट रिजिड? रिजिड सर, कैश डिविडेंड रिजिड है, रिजिड, कंपनी को देना ही पड़ेगा। और रिजिड चीज किसको पसंद है? उसके अलावा कैश डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए भी रिजिड है,
सपोज मैं एक पर्सन हूं, मेरे को डिविडेंड नहीं चाहिए, मेरे को पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरा प्रॉपर्टीज है उससे रेंट आ रहा है, भाई काश कंपनी ग्रो करे, ठीक है ना, बर्कशायर हैथवे के जैसे। तो इन दैट केस मेरे को फालतू में कैश डिविडेंड मिल रहा है, मैं उसको री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फालतू का ये सब हो रहा है। तो कैश डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए भी रिजिड है। बट जो बाईबैक होता है ना, शेयर बाईबैक, उसमें एकदम सेम चीज है, कंपनी कैश को शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। कैश डिविडेंड और शेयर बाईबैक दोनों सेम है, बिकॉज कंपनी के पास जो कैश है, कंपनी वो शेयर होल्डर्स को दे रहा है। कैश डिविडेंड में भी बाईबैक में, दोनों में ही कैश दिया जा रहा है डायरेक्टली टू शेयर होल्डर्स। बट इन द केस ऑफ बाईबैक, कंपनी ऑल्सो हैज अ चॉइस, बिकॉज देर इज नो कमिटमेंट कब देना है कब नहीं देना है, वी कैन बी अपॉर्चुनिस्टिक। जब शेयर का दाम गिरा हुआ है तो बाईबैक करेंगे, ठीक है, इट गिव्स अ सिग्नल दैट शेयर इज अंडर वैल्यूड, बिकॉज कंपनी खुद का शेयर बाई कर रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम शेयर होल्डर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको पैसा चाहिए वो बाईबैक में अपना शेयर सबमिट कर दो, जिसको पैसा नहीं चाहिए बोलो नहीं, हम बाईबैक में अपना शेयर सबमिट नहीं करेंगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? कंपनी ने अनाउंस किया हम लोग 1 लाख शेयर बाईबैक कर रहे हैं, 600 पे, 600 पे, 550 का शेयर है अभी, और 600 पे बाईबैक अनाउंस किया। तुमको पैसा चाहिए तो तुम अपना शेयर दे दो, ठीक है, और 600 रुपया ले लो। तुमको नहीं चाहिए तो तुम नाव में सवार रहो, अगला डेस्टिनेशन जाएंगे, ईपीएस विल गो अप बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स विल कम डाउन, आपका ओनरशिप कंपनी में बढ़ जाएगा, आप रह गए तो, ठीक है। तो कैश डिविडेंड एंड बायबैक दोनों से ओवरऑल शेयर होल्डर्स के पास सेम रिटर्न जाता है, ओवरऑल शेयर होल्डर वेल्थ वाइज। हाउ एवर रियलाइज्ड रिटर्न बायबैक में इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स में डिफर करता है, रियलाइज्ड रिटर्न, बिकॉज जिन्होंने शेयर टेंडर कर दिया उन लोग को तुरंत मिल गया पैसा, और जो लोग नाव में बैठे रह गए बाद में, उन लोग को तो बाद में मिलेगा ना। जो लोग नाव में बैठे रह गए कि नहीं हम अपना शेयर नहीं देंगे, तो भाई तेरे को बाद में मिलेगा। तो इंडिविजुअल रियलाइज्ड रिटर्न विल डिफर, बट ओवरऑल शेयर होल्डर वेल्थ इज द सेम इन कैश डिविडेंड एंड बायबैक। ओके, बायबैक इसलिए भी बढ़िया है बिकॉज बायबैक डबल टैक्सेशन बचाता है। बायबैक में बहुत सारे कंट्रीज में कैपिटल गेन्स पे कमती टैक्स है, ठीक है। तो अगर आपका 550 का शेयर था और 600 पे बायबैक किया कंपनी ने, आपको 50 का गेन हुआ, पर 50 पे 10% टैक्स, तो केवल 10% टैक्स। पर वही डिविडेंड जाता तो उस पर 30% टैक्स। तो डिविडेंड का टैक्सेशन हाई है, कैपिटल गेन का टैक्सेशन लो है, तो मेनी शेयर होल्डर्स प्रेफर दैट द कंपनी डू रीपर्चेस रादर देन डिविडेंड। बोले कंपनी को देना तो है ही कैश, तो काश डिविडेंड नहीं दे, शेयर रीपर्चेस करे। तो जिन शेयर होल्डर्स का मन है वो लोग लेंगे पैसा, जिनका नहीं मन है नहीं लेंगे, और जो लेंगे वो लोग का भी कैपिटल गेन कम लगेगा, वो लोग का डिविडेंड टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो शेयर होल्डर्स के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सारा डिस्कशन कर रहे थे, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखे थे, कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग नहीं लिखे थे। इफ यू चेक नोट्स में लास्ट टाइम मैंने एक सम करवाया था न्यूमेरिकल, कंपनी का इतना शेयर्स है, इतना प्राइस है, इतना सरप्लस कैश है, इससे वो बाईबैक करेगा तो कितना शेयर बाईबैक होगा, कितना शेयर बचेगा, अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, ये सब कराया था ना। सम देख रहे हैं आप कॉपी में? कॉपी में आप देखेंगे तो इन दैट केस आपने सम किए थे बाईबैक का, ठीक है, जिससे थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है। सर अभी तक क्लास में क्या किया है आपने? मैं अभी अभी क्लास ज्वाइन किया हूं, आई एम जस्ट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, सपोज कोई बोल रहा है, तो अभी तक क्लास में मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया है। आई हैव नॉट डन अ सिंगल थिंग एक्स्ट्रा इन द लास्ट 10 minutes ऑफ द क्लास। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द लास्ट क्लास, रिवाइजिंग मेरा हैबिट है, ठीक है। तो आई कीप ऑन रिवाइजिंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। तो हम लोग कैश डिविडेंड वर्सेस शेयर बायबैक डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास, उसी का मैं रिकैपिचुलेशन लास्ट क्लास का दे रहा था। ओके, ध्यान रखिएगा, इट्स अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम, आपको फील बैठाना है। मल्टीपल चॉइस में अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा, ठीक है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आंसर क्या होगा। जो लोग बोलते हैं कोर रीडिंग्स रीड कर लेना, कोर रीडिंग्स को रीड करें क्या, मैं बोलता हूं कोर रीडिंग्स को संजय सर आपसे पढ़ रहे हो तो रीड करने का जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, बिकॉज कोर रीडिंग्स का बाप इज व्हाट वी विल डू इन क्लास एंड व्हाट वी विल शेयर इन क्वेश्चंस विथ यू। क्वेश्चंस का 2 फाइल होता है, इनफैक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं कैसा फेयर करते हो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो आई एम गोइंग टू द शेयरिंग ऑप्शन। तो आई एम श्योर आपको अब डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा। तो डॉक्यूमेंट में 1 सेकेंड, या the question must be in front of you. Everybody is able to see the question, I'm sure. Question number 1.
मेरिडियन ब्रेवरीज लिमिटेड, a mid-sized beverage company, दारू का कंपनी, has paid a stable dividend of GBP 2.5 per share for the past 5 years. लास्ट के 5 साल लगातार वो 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 डिविडेंड दिया है. स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी. फॉलोइंग अ मेजर एक्विजिशन दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड इट्स डेट लोड. तो मेरिडियन ने रिसेंटली किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर किया है, किसी दूसरे कंपनी को अक्वायर किया है. और वो जो अक्वायर किया उसका पैसा कहां से आया? डेट से. पैसा आया लोन लेके, लोन लेके. तो लोन का इंटरेस्ट का बर्डन आ गया. ठीक है. तो मेरिडियन एक दारू की कंपनी है. उसने लास्ट 5 इयर्स डिविडेंड 2.5 पर शेयर दिया है. पर अभी रिसेंटली उसने एक दूसरे कंपनी को अक्वायर किया है. तो अक्वायर किया तो जो पैसा चाहिए ना एक्विजिशन के लिए, वो पैसा उसने लोन लिया था, लोन. तो लोन का बर्डन उसके माथे पे चढ़ गया. मैनेजमेंट अनाउंसेस अ रिडक्शन इन द एनुअल डिविडेंड टू 1 पर शेयर. तो लोन के बोझ पे आके उसको डिविडेंड 1 पर शेयर करना पड़ा. दैट्स अ शॉक. दैट्स अ शॉक. अंडरस्टूड. 2.5 पर शेयर था, अब 1 पर शेयर हो गया. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द लाइकली मार्केट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डिविडेंड कट. तो मार्केट इसको कैसे समझेगा जब कंपनी ये करेगा ना, 2.5 से 1 कर देगा. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द लाइकली मार्केट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डिविडेंड कट. तो ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर बी बोल रहे हैं. ज्यादातर स्टूडेंट्स. कुछ एक स्टूडेंट्स ने आंसर ए बोला है और किसी ने भी सी नहीं बोला है. नहीं, एक जन ने बोला है. ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स ने बी आंसर दिया है. कुछ एक स्टूडेंट्स ने ए आंसर दिया है. और केवल एक स्टूडेंट है तरुण करके जिसने सी आंसर दिया है. मेरे को नहीं पता आंसर क्या है, चलो देखते हैं. इन्वेस्टर्स विल इंटरप्रेट द कट एज अ पॉजिटिव सिग्नल. माने इन्वेस्टर को लगेगा ओ डिविडेंड कट किया, वाह, ग्रेट. सिंस रिटेन्ड कैश कैन फंड द कंपनीज फ्यूचर ग्रोथ. ओके. फ्यूचर ग्रोथ की यहां बात ही नहीं हो रही है. उन्होंने डिविडेंड कट क्यों किया? बिकॉज उनके ऊपर डेट का लोड आ गया. उन्होंने डिविडेंड कट क्यों किया? बिकॉज डेट का लोड आ गया है. तो डेट को चुकाने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए बाध्य होकर डिविडेंड कट किया. वेयर इज द ग्रोथ का रिटर्न ओवर हियर? नोवेयर हैव दे रिटन अबाउट द फैक्ट दैट कंपनी क्या मैसिवली ग्रो कर रहा है, उसको नया नया प्रोजेक्ट करना है जिसके लिए पैसा चाहिए. नथिंग इज रिटन ओवर हियर. तो इन दैट केस दे हैव कट द डिविडेंड बिकॉज दे आर इन अ वेरी वेरी टेरिबल पोजिशन एज अ रिजल्ट ऑफ द लोन. तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, रॉन्ग. ओके. साइनम, सन्यम और तरुण, दो जन ने ए आंसर दिया था. तो टोटल रॉन्ग है. क्यों ए आंसर दिया? उनको लैंग्वेज अच्छा लगा, बढ़िया लिखा है यार ग्रोथ के लिए. ठीक है. पर और ऑप्शन पढ़ तो लेते. ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टर्स विल लाइकली इंटरप्रेट द कट एज अ नेगेटिव सिग्नल. और ये पढ़ाया गया है कि डिविडेंड का कट इज इंटरप्रेटेड एज अ नेगेटिव सिग्नल suggesting deteriorating earnings prospects or financial strain. Yes. ये कंपनी ऑलरेडी एक्विजिशन की है डेट लेके, डेट उसके माथे पे चढ़ा हुआ है, इसलिए उसने डिविडेंड कट किया. डिविडेंड कट किया तो वो दिखाता है कि कंपनी का सिचुएशन अच्छा नहीं है, कंपनी बर्डन में है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. इट्स अ नेगेटिव सिग्नल. ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर. बट सम स्टूडेंट्स लाइक प्रियंका यादव फील दैट सी शुड बी द आंसर. सी क्या है? Dividend cut will have no information value to investors since dividend changes are purely mechanical adjustments. Wrong. We clearly discussed in class that dividend have an information or signaling value. Dividends have an information or signaling value. ये डिस्कस किया गया था. ठीक है. डिविडेंड्स हैव एन इंफॉर्मेशन और सिग्नलिंग वैल्यू, ये क्लास में डिस्कस एंड डिक्टेट हुआ था कि डिविडेंड अगर कट करेंगे उसका नेगेटिव सिग्नल होगा, डिविडेंड अगर हाइक करेंगे तो उसका पॉजिटिव सिग्नल होगा. ठीक है. ये अपने डिस्कस किए थे. डिविडेंड इज नॉट इंफॉर्मेशन न्यूट्रल. तो प्रियंका को ऑप्शन नंबर सी का लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा, या वो सोची चलो मैं कुछ ऐसा आंसर करती हूं जो कोई आंसर नहीं कर रहा है, कुछ भिन्न आंसर करती हूं. ठीक है. इसलिए उन्होंने सी आंसर दिया. आंसर इज क्लियर कट बी. और मेरे ख्याल से बी आंसर समझ जाना चाहिए था तीनों ऑप्शंस देख के. 90% स्टूडेंट समझ गए, 10% स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया है. ओके. बी इज द आंसर. क्लियर कट, नो कंफ्यूजन एट ऑल. सर,
अगर मैं घर पे कर रहा हूं या कर रही हूं और आपने जो बी का एक्सप्लेनेशन दिया बाद में मेरे को समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया तो मैंने लंबा एक्सप्लेनेशन दे के यहां पे समझाया है। इन आंसर्स को जरूर रीड करना चाहिए। यूजुअली मैं उस तरह का टीचर हूं जो लिखा हुआ चीज को रीड नहीं करता हूं, खराब लगता है मेरे को। आई कांट रीड फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, बट यहां पे मैं एक बार रीड करके दिखा रहा हूं आपको कि आप घर पे रीड करेंगे तो कितना फायदा होगा। बी क्यों करेक्ट है? डिविडेंड पेमेंट्स कैरी सिग्निफिकेंट सिग्नल एंड इंफॉर्मेशन वैल्यू, ये बुक में लिखा हुआ है। A reduction in dividend is generally interpreted by investors as a sign that management believes the company's future earnings or cash flow generation will be weak. In the case of Meridian, combination of large acquisition, increased debt, and dividend cut reinforces concerns about financial strain and reduced profitability. Consistent dividends signal management confidence that distributions do not impair future growth and profitability. Cutting that consistency, especially in the context of a costly acquisition, sends the opposite message. The market tends to penalize dividend cuts by reassessing the company's future prospects negatively. This is a core concept in how dividend policy conveys information to outside investors. ऑफ कोर्स मैंने बहुत फटाफट रीड किया है फॉर एनीबडी जिसका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है। तो सपोज मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है और घर पे मैं क्लास कर रहा हूँ, ये मेरे को ये लैंग्वेज पढ़ा अच्छा है यार, समझ में आ रहा है क्या बोला पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको जीपीटी में डालता और जीपीटी को बोलता जो फर्स्ट पैरा लिखा हुआ है ना उसको हिंदी में बताओ, हिंदी में। तो जीपीटी इसको हिंदी में बताता। ओके, जीपीटी इसको हिंदी में बताता, ऑडियो में बताता, रिटन में बताता। तो आपको इसको डालना पड़ेगा जीपीटी में, इसका हिंदी पूछना पड़ेगा, आपको पढ़ाई एक्टिवली करनी पड़ेगी। आप अगर क्लास में ऐसे बैठे हैं हाँ आराम से, ऐसे नहीं, मैं ऐसे होके पढ़ा रहा नहीं हूं, आप भी ऐसे होके पढ़ नहीं सकते, जोश में पढ़ेंगे आप। ओके, चल चल के पढ़िए, जोश में पढ़िए और घर पे भी इसको डाल डाल के इसका मीनिंग पूछिए। ऑप्शन नंबर एक क्यों रॉन्ग है? वो जो बोला था कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए उन्होंने वो किया है। While it is true that retained cash can fund growth, true है, retained earning से growth होता है। The signal from a dividend cut is not typically viewed positive by the market. Investors generally interpret a dividend reduction as a sign of necessity, not of strategic choice, particularly when it follows a large and debt funded acquisition. If management intended to retain cash for productive investment, a sustained track record of profitability would normally accompany the decision, not a sudden reversal from 5 years of stable dividend. तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, अगर एक पर्सन जैसे इलॉन मस्क जिसका इतना फैन फॉलोइंग है, अगर वो एक कंपनी से टेस्ला टेस्ला डिविडेंड देती है या नहीं देती है मेरे को याद नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, एक बार मान लेते हैं टेस्ला डिविडेंड देती है, अगर एक बार मान लेते हैं और टेस्ला में इलॉन मस्क ट्विटर पे आके अनाउंस करता है एक्स पे कि हम लोग अब से डिविडेंड नहीं देंगे बिकॉज मेरे पास इतना बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है ना गाड़ी बनाने का, कि मैं ऐसे गाड़ी बनाऊंगी जो हवा में चलेगी फिर नीचे आएगी, जो पेट्रोल के बिना चलेगी पानी से चलेगी। इलॉन मस्क कैन से दैट, वो ऐसी गाड़ी बनाएगा जो पानी से चलेगा। समझ गए? वो ऐसा गाड़ी बनाएगा जो पानी से चलेगा एंड लोग विश्वास भी कर लेंगे बिकॉज वो बंदा क्या बोल रहा है, मैं ऐसा स्पेसएक्स बनाने वाला हूं जिसमें आप लोग रॉकेट से ट्रैवल करेंगे फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, प्लेन से नहीं रॉकेट से, P2B ट्रैवल। अपने बोल रहा है एस्ट्रॉयड का माइनिंग करेंगे, एस्ट्रॉयड का माइनिंग माइनिंग वो माइनिंग जो यहां होता है ना वो एस्ट्रॉयड का माइनिंग करने वाला है स्पेस से। तो वो क्या बोल रहा है बंदा वो वही जाने, इसलिए हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे। तो लोग हो सकता है इलॉन मस्क का विश्वास कर ले, बट वो एक्सेप्शन है, यूजुअली डिविडेंड कट किया जाएगा तो इट इज अ नेगेटिव सिग्नल कि लगता है फ्यूचर डार्क है तभी तो पैसा बचा रहे हैं ना। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट। यार भक्ति कितनी स्ट्रांग हो सकती है शुभादीप, यू डोंट नो भक्ति माने अंध भक्ति होती है वो अंधविश्वास, और इलॉन मस्क के तो भर भर के भक्त है। एनीवेज, नॉर्थ गेट कैपिटल, सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आ जाइए। नॉर्थ गेट कैपिटल हैज 8 million shares outstanding, currently trading at 25 per share. The company holds $40 million in excess cash and is deciding between two distribution methods: a one-time special cash dividend
और अ शेयर रीपर्चेज एट द करंट मार्केट प्राइस, तो $40 बिलियन का क्या करे? या तो स्पेशल डिविडेंड दे दे, पैसा गया शेयर होल्डर्स के पास, और या फिर शेयर रीपर्चेज कर ले, बाय बैक कर ले। तो पैसा गया कुछ शेयर होल्डर्स के पास, गया शेयर होल्डर्स के पास पर कुछ के पास। अज्यूमिंग नो टैक्सेस एंड नो चेंज इन शेयर प्राइस, हाउ मेनी शेयर्स विल रिमेन आउटस्टैंडिंग आफ्टर रीपर्चेस? कितना सिंपल सम है। तो $40 मिलियन से शेयर बायबैक कर रहे हैं, कौन से दाम पे? 25 पे। ओके, 25 पे शेयर बायबैक कर रहे हैं। तो 40, एक मिनट, आई डोंट नो व्हाई द पेन इज नॉट वर्किंग, शायद चार्ज नहीं है पेन में, या नहीं, पर चार्ज तो है। या इट इज नाउ वर्किंग। 40 डिवाइडेड बाय 25 इज द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड। कितना? 40/25 इज द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड। कितना आ रहा है? 40/25 कोई बता दो गांव वालों, 40/25 बता दो कोई। 1.6, तो 1.6 मिलियन शेयर्स रीपर्चेस्ड, रीपर्चेस्ड। देयरफॉर शेयर्स कितने बचे? 8। ओ गॉड, क्या हो रहा है इसमें पेन में? 8 माइनस 1.6 इक्वल टू 6.4 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग बायबैक के बाद। 6.4 मिलियन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा था बायबैक के बाद कितने शेयर्स बचेंगे, तो बायबैक के बाद 6.4 मिलियन शेयर्स बचेंगे, बिकॉज 1.6 मिलियन शेयर्स बायबैक हो गया। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनीबडी सेइंग दैट हमको समझ में नहीं आया। 40 मिलियन से आपने बायबैक किया 25 के भाव पे, तो 1.6 मिलियन शेयर्स बायबैक कर लिया, तो 8 मिलियन शेयर्स था, तो 6.4 मिलियन शेयर्स बचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, which of the following statements most accurately distinguishes a special cash dividend from a regular cash dividend? A special cash dividend from a regular cash dividend. दोनों में क्या डिफरेंस है पूछ रहा है। तीनों ऑप्शंस देखिए। संयम पोपटानी, आप लंबा लंबा 4-4 लाइन का मैसेज भेजेंगे ना, मेरे पास अभी वो उसको रीड करके और उसको जवाब देने का कोई भी दम, कैलिबर, सिचुएशन, फिजिबिलिटी नहीं है। Which of the following statements most accurately distinguishes a special cash dividend from a regular cash dividend? Overwhelmingly 99% लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। 99% लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का लोगों ने ऑप्शन नंबर ए या बी बोला है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन नंबर सी पढ़ ले। स्पेशल डिविडेंड कैसे डिफरेंट रेगुलर कैश डिविडेंड से? ऑप्शन नंबर सी, अ स्पेशल डिविडेंड इज अ वन टाइम पेमेंट, सही जा रहा है, दैट सप्लीमेंट्स और रिप्लेसेस अ रेगुलर डिविडेंड। सही है कि भाई आपको रेगुलर डिविडेंड जो है इस बार जो मिल रहा है 2.5 मिलेगा, अलग से स्पेशल डिविडेंड 10 मिलेगा। ठीक है, टोटल 12.5। या फिर आपको इस बार रेगुलर डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको इस बार सीधा स्पेशल डिविडेंड मिलेगा। तो सप्लीमेंट्स और रिप्लेसेस often arising from non-recurring events such as asset sales or unusually high earnings। विंडफॉल गेन हो गया इस साल, या इस साल कोई प्लांट वगैरह बेच दी है, उससे एक्स्ट्रा पैसा आ गया, इसलिए हम लोग साफ साफ लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग को स्पेशल डिविडेंड दे रहे हैं, पर ये फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं होगा, तो इसका एक्सपेक्टेशन मत बांधिएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी इज 100% करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अ स्पेशल कैश डिविडेंड इज अ रिटर्न ऑफ कैपिटल टू शेयर होल्डर्स। एकदम रॉन्ग। डिविडेंड इज अ रिटर्न ऑन कैपिटल, इट इज नॉट अ रिटर्न ऑफ कैपिटल। ओके, जो डिविडेंड होता है, रेगुलर कैश डिविडेंड या स्पेशल डिविडेंड, इट इज अ रिटर्न ऑन कैपिटल। रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब अपना पैसा लगाए उस पे रिटर्न मिला है, पैसा का वापसी नहीं है, पैसा के ऊपर कमाई है, ब्याज है। इट इज अ रिटर्न ऑन कैपिटल, नॉट अ रिटर्न ऑफ कैपिटल। Whereas a regular cash dividend represents a distribution of earnings. Wrong. स्पेशल कैश डिविडेंड एंड रेगुलर कैश डिविडेंड बोथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। देखो यहां क्या था, अनयूजुअली हाई अर्निंग्स हुआ है, उससे अपने स्पेशल डिविडेंड दिए, इसका मतलब अर्निंग्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है। इट्स अ रिटर्न ऑन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स। केवल जो लिक्विडेटिंग डिविडेंड होता है ना, जो लिक्विडेटिंग डिविडेंड होता है जिसमें कंपनी बंद हो रही है,
Liquidating dividend, that is a return of capital. Return of capital. Liquidating dividend is a return of capital. ठीक है, बाकी जो रेगुलर कैश डिविडेंड है और जो स्पेशल डिविडेंड है, दैट इज अ रिटर्न ऑन कैपिटल. रिटर्न ऑन कैपिटल. ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल. रिटर्न ऑन कैपिटल. ठीक है. विवेक मिश्रा बोल रहा है सर बायबैक. बायबैक देखा जाए तो रिटर्न ऑफ कैपिटल है उन लोग के लिए जिन लोग बायबैक में अपना शेयर टेंडर कर रहे हैं, बिकॉज शेयर सबमिट करके पैसा ले रहे हैं. तो इट्स अ रिटर्न ऑफ कैपिटल बायबैक. ओके, विवेक मिश्रा ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर बायबैक क्या है. बायबैक रिटर्न ऑफ कैपिटल है, ऑफ. बट जो रेगुलर कैश डिविडेंड स्पेशल डिविडेंड है, ये रिटर्न ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट है, पैसा का वापसी नहीं है. ठीक है ना. ओके. इन क्वेश्चन नंबर 1 में जाने वाला नहीं हूं अभी. मैं जितना टाइम दे रहा हूं कि क्वेश्चन में, उतना टाइम से अगर ज्यादा दिया तो अपने सब यहां लेट जाएंगे और कभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा. तो इट इज नॉट पॉसिबल सर. इन क्वेश्चन नंबर 1 नॉट पॉसिबल. नहीं जा सकता हूं. एडिक्वेट टाइम स्पेंड कर रहा हूं. जो ऑप्शन राइट है क्यों है, जो रॉन्ग है वो क्यों है, हिंदी इंग्लिश रिपीट सब बोल रहा हूं. लोग क्या बोल रहे हैं वो भी बोल रहा हूं. उससे ज्यादा पारबो ना, बंगाली में एक लैंग्वेज होता है. ठीक है ना. तो और एक जन बोल रहा है वैभव थोड़ा फास्ट सॉल्व कराइए. मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूं. ना वैभव का, ना टैभव का, ना लैभव का. अपने हिसाब से ही कराऊंगा. ठीक है ना. ऑप्शन नंबर बी क्या है. अ स्पेशल कैश डिविडेंड इज ऑलवेज लार्जर इन एब्सोल्यूट टर्म्स देन अ रेगुलर कैश डिविडेंड पेड बाय अ सेम कंपनी. ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पेशल डिविडेंड बड़ा होगा. जनरली बड़ा ही होता है पर छोटा भी हो सकता है. जैसे ही ऑलवेज वर्ड आते हैं ना, ये ऑलवेज वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है. अगर बोलता स्पेशल कैश डिविडेंड इज जनरली लार्जर देन द रेगुलर कैश डिविडेंड, द आंसर इज यस. ऑलवेज लार्जर इज नॉट करेक्ट. ऑलवेज नहीं बोल सकते आप. जनरली लार्जर है. तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए रॉन्ग है. तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Crestline Technologies has never paid a cash dividend since its IPO 7 years ago. आज तक डिविडेंड नहीं दिया. डिस्पाइट जनरेटिंग फ्री कैश फ्लो. कैश फ्लो जनरेट हो रहा था बट उसको प्लाउ बैक कर रहा था, रिटेन कर रहा था ग्रोथ के लिए. क्रेस्टलाइन मैनेजमेंट हैज इंस्टेड एग्जीक्यूटेड लार्ज क्वार्टरली कैश शेयर रीपर्चेजेस. ओ, क्रेस्टलाइन री इन्वेस्ट नहीं कर रहा. क्रेस्टलाइन जो है आज तक कैश फ्लो को दे रहा था शेयर होल्डर्स को, पर बायबैक के फॉर्म में. डिविडेंड के फॉर्म में नहीं, बायबैक के फॉर्म में. बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज, आईटी कंपनीज यही करती है. वो लोग डिविडेंड के झमेले में अपने आप को बांधती नहीं है. वो लोग अलग अलग लिव इन रिलेशनशिप करती है. ओके, अपॉर्चुनिस्टिकली. ठीक है. Which of the following best explains why Crestline might prefer repurchases over cash dividend as the primary form of shareholder distribution? बोल रहा है why buyback is better than cash dividend? Why buyback is better than cash dividend? Why buyback is better than cash dividend? ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी तीन दिया हुआ है, देख लीजिए तीनों को. Why buyback is better than cash dividend? Why buyback is better than cash dividend? तो 90 से 95% लोगों का आंसर ए है. इक्के दुक्के लोगों का आंसर सी है या बी है. 95% लोगों का आंसर ए है इधर में जो आ रहा है. देखते हैं ए. शेयर रीपर्चेज अलाउज द कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट कैश ओनली टू शेयर होल्डर्स हु चूज टू सेल. यस, नॉट टू ऑल द शेयर होल्डर्स, only to those shareholders who want to sell, providing greater flexibility and potential tax efficiency for investors in markets where capital gains are taxed at a lower rate than dividend. एकदम बोला था मैंने ये कि अगर कैपिटल गेन पे कमती टैक्स है तो उस केस में जो आप शेयर बाईबैक में कमाएंगे उस पर आपको केवल 10% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर डिविडेंड मिलता आपको तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता. तो फ्लेक्सिबिलिटी है. ठीक है. कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कैश शेयर होल्डर्स को, पर सारे शेयर होल्डर्स को नहीं, उनको जो लोग अपना शेयर्स गिव अप कर रहे हैं, ओके, बेच रहे हैं बाईबैक में, शेयर रीपर्चेज में. तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों को. कंपनी को भी फ्लेक्सिबिलिटी है, कमिटमेंट नहीं है. शेयर होल्डर्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मेरा मन, हम लेंगे लेंगे या नहीं लेंगे. ठीक है. एंड टैक्स वाइज भी फायदा है. जहां पे कैपिटल गेन टैक्स इज लो देन डिविडेंड टैक्स. बी शेयर रीपर्चेज, तो ए करेक्ट आंसर है बी. शेयर रीपर्चेज इज गारंटी, गारंटी वर्ड है.
Share repurchase guarantee a higher total return to all shareholders than cash dividend of an equivalent amount. Wrong. शेयर repurchases और डिविडेंड का सेम इफेक्ट होता है. शेयर repurchases और डिविडेंड का एग्रीगेट लेवल पे सेम इफेक्ट होता है. दोनों में ही पैसा जाता है शेयर होल्डर्स के पास. बट इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के लेवल पे रियलाइज्ड रिटर्न डिफर करता है. जो शेयर होल्डर्स रीपर्चेज में अपना शेयर दे दिए उनका रियलाइज्ड रिटर्न ज्यादा होता है अभी. और जो अभी भी नाव पे बैठे हुए हैं कि हम लोग रहेंगे कंपनी के साथ, अपना शेयर टेंडर नहीं किया, उनका रियलाइज्ड रिटर्न कम होता है. तो प्लीज रिमेंबर, कैश डिविडेंड और शेयर रीपर्चेस दोनों का ओवरऑल शेयर होल्डर इफेक्ट सेम है, बट इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स के रियलाइज्ड रिटर्न डिफरेंट है. वो मैं लिखाने वाला भी हूं. आई विल डिक्टेट द सेम. जो भी अपने एक्स्ट्रा सीख रहे हैं वो मैं डिक्टेट करूंगा. ऑप्शन नंबर सी, share repurchase eliminates all tax obligation for shareholders unlike cash dividend which are always subject to income tax. तो जो फर्स्ट पार्ट बोला, शेयर रीपर्चेज एलिमिनेट्स टैक्स ऑब्लिगेशन फॉर शेयर होल्डर्स, रॉन्ग है. अगर शेयर रीपर्चेज में आपने शेयर दिया तो 500 के बदले आपको 600 मिला, तो 100 रुपया पे आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा. तो आपका टैक्सेशन एलिमिनेट नहीं हुआ है, आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो शायद कम होगा डिविडेंड टैक्सेशन से. तो ऑप्शन नंबर सी इस कारण से रॉन्ग है. ओके, बिकॉज वो बोला शेयर रिपर्चेसेस टैक्सेशन का इफेक्ट ही नहीं आएगा. आएगा ना, कैपिटल गेन टैक्स का इफेक्ट आएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए रॉन्ग है. थोड़ा थक गया इसलिए नोट्स लिखाना चाह रहा हूं. नोट्स पे चले प्लीज. क्वेश्चन कराते समय बहुत एनर्जी लगता है बिकॉज मैं एक सांस में बोलते जाता हूं. तो बिकॉज ऑफ विच मैं नोट्स में जा रहा हूं. नोट्स देख लीजिए. कौन सा पॉइंट नंबर चल रहा था चेक कीजिए आप लोग. कौन सा पॉइंट नंबर चल रहा था नोट्स में. पॉइंट नंबर 4, यानी फोर्थ पॉइंट लिखाना है क्या मेरे को. फोर्थ तक हो गया है, फिफ्थ लिखाना है. तो फिफ्थ पॉइंट लिखिए. फिफ्थ पॉइंट लिखिए. सॉरी. पॉइंट नंबर 5, वाई शेयर रीपर्चेस प्रेफर्ड ओवर कैश डिविडेंड. वाई शेयर रीपर्चेसेस प्रेफर्ड ओवर कैश डिविडेंड. वाई शेयर रीपर्चेसेस प्रेफर्ड ओवर कैश डिविडेंड. उसका रीजन है, पहला रीजन, शेयर रीपर्चेस provides a positive signal, a positive signal to the market that according to the management, according to the management, comma, share is underpriced. फिर से रीड कर रहा हूं. शेयर रीपर्चेजेस provides a positive signal to the market that according to the management share is underpriced. Share repurchases provides a positive signal to the market that according to the management share is underpriced. मेरे को खुद को विश्वास नहीं होता है कि क्लास 5 में मेरे को सेकंड प्राइज मिला था हैंड राइटिंग में. ठीक है ना. तो इतना ज्यादा ग्रेट मेरे को अपने हैंड राइटिंग का है. तो आप लोग कमेंट ना ही करें तो बेटर है. ठीक है. तो क्लास 5 में एक जमाना था व्हेन आई गॉट द सेकंड प्राइज इन हैंड राइटिंग. आई स्टिल रिमेंबर, एक टेबल टेनिस का रैकेट मिला था उसमें सेकंड प्राइज आने पे. Share repurchases provides a positive signal to the market that according to the management, share is underpriced. Share is underpriced. मैंने समझाया नहीं है, पहले मैं इंश्योर कर रहा हूं कि लोग लिख लें. पहले मैं इंश्योर कर रहा हूं कि लोग लिख लें.
अगर आप लिख लिए हैं तो किसको किसको ये सेंटेंस समझ में नहीं आया केवल वो बोले। किसको किसको ये समझ में नहीं आया सोचने से केवल ये बोले। यस प्लीज। हिमेश को समझ में नहीं आया, सुमोनहर को समझ में नहीं आया। ओके। ऋतुराज को नहीं आया, पलक को नहीं आया, नित्या को 50-50 आया। ठीक है। आयुषी को नहीं आया। ओके। तो आयुषी, आयुषी एंड अदर्स प्लीज। सब जन सुने, सब जन सुने, थोड़ा मोनोटोनस हो रहा है तो एक बार इसके ही बाहर आते हैं स्टॉप शेयर के। सब जन सुने और बताइएगा कि कंपनी में एक तो है इनसाइडर्स जो लोग कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, द इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी। और दूसरे हैं आउटसाइडर्स यानी जनरल पब्लिक या शेयर होल्डर्स। तो एक है इनसाइडर्स और एक है आउटसाइडर्स, ठीक है, कंपनी में। तो जो कंपनी के बारे में कि कंपनी का क्या कैपेसिटी है, क्या औकात है, किसको ज्यादा पता है, इनसाइडर्स को कि आउटसाइडर्स को, या दोनों को सेम पता है? टेल मी समथिंग। स्पेसएक्स के बारे में ज्यादा किसको पता है? इलॉन मस्क को ज्यादा पता है या पब्लिक को ज्यादा पता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में मुकेश अंबानी को ज्यादा पता है या पब्लिक को ज्यादा पता है? ऑब्वियस है, इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी। अब अगर वो लोग खुद कंपनी का शेयर का बाईबैक अनाउंस किए 600 पे, 600 पे उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया कि हम लोग खरीदने तैयार है, जिसको बेचना है बेचो। इसका मतलब वो लोग बिलीव कर रहे हैं कि 600 जो है वो अंडर प्राइस्ड है, सस्ता है। शेयर का दाम शायद 900 होना चाहिए, तभी तो वो लोग बाईबैक कर रहे हैं। तो जैसे ही बाईबैक अनाउंस होता है पब्लिक को लगता है कि यार ये लोग खुद अपना शेयर बाईबैक कर रहे हैं, इसका मतलब लगता है अभी जो दाम चल रहा है वो सस्ता है। Okay, it gives a signal to the market that they are buying their own shares. That means, according to them, and they are the god because they know about the company, the share is underpriced. एकदम कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज बताइएगा समझ में आया क्या? अच्छे से समझाया है मैंने? ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट नाइसली कि इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी, they know more than the outsiders. And if they are buying their own shares, that means they are signaling that the share is underpriced. ठीक है? So that is the explanation for this. तो एक तो पॉजिटिव सिग्नलिंग इफेक्ट है, यहीं पे नोट लिखना है, नोट, नोट। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश डिविडेंड का सिग्नलिंग एंड शेयर रीपर्चेस का सिग्नलिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश डिविडेंड का सिग्नलिंग वर्सेस शेयर रीपर्चेस का सिग्नलिंग? इस बीच में 5-6 लाइन का डाउट अजय सिंह ने लिखा है, तो एक बार अपने चलते हैं अजय सिंह पे। अजय सिंह आपको अनम्यूट कर रहा हूं। ओके, अजय सिंह आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप प्लीज पूछिए बिकॉज मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट। आ गया ये अजय सिंह। 1 सेकेंड। अजय सिंह, या अजय सिंह अलाउड टू टॉक? अजय सिंह यू आर अनम्यूटेड, आप पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, एनी लैंग्वेज विल वर्क। यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ। आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। और काउंट नहीं कर सकते हैं, आपका मौका गया। तो उस केस में हम लोग के लैंग्वेज में होता है भुजिया खाओ। ठीक है। तो मैंने उनको मौका दिया था, उन्होंने मौका लूज कर दिया। चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश डिविडेंड का सिग्नलिंग इफेक्ट वर्सेस शेयर रीपर्चेस का सिग्नलिंग इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। अजय बोल रहा है इट वॉज ऑन अनम्यूट ओनली। अजय, मैंने साफ साफ उस पर लिखा अलाउड टू स्पीक किया था। ओके, थोड़ी देर बाद वापस ट्राई कर लूंगा अगर बाई चांस टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे एंड से हुई है तो। ठीक है, बट एक बार तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैश डिविडेंड में सिग्नलिंग इफेक्ट क्या है? क्या मैंने ऐसा बोला कि कैश डिविडेंड कट करने से या कैश डिविडेंड बढ़ाने से ऐसा पता चलता है कि शेयर अंडर प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है? अंडर प्राइस मतलब शेयर सर एकदम गिरा हुआ है, ओवर प्राइस मतलब शेयर बहुत ही महंगा है, मैंने नहीं बोला। तो कैश डिविडेंड को कट करना या कैश डिविडेंड को बढ़ाने से शेयर प्राइस का औकात नहीं पता चलता है। उससे अपने को यह पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है वो ब्राइट है या खराब हो रहा है। कैश डिविडेंड का सिग्नलिंग इफेक्ट क्या है कि कैश डिविडेंड से अपने को यह पता चलता है कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसा है। आज का शेयर के दाम के बारे में पता नहीं चलता है, पर बाईबैक से अपने को पता चलता है कि कंपनी का शेयर अंडर प्राइस्ड है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैश डिविडेंड का भी इंफॉर्मेशन वैल्यू है, सिग्नलिंग है। क्या सिग्नलिंग है? कैश डिविडेंड कट कर दिए तो मतलब लगता है कंपनी का फ्यूचर खराब है, कैश डिविडेंड बढ़ा दिए तो लगता है कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। तो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है। बट शेयर रीपरचेस का जो सिग्नलिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली शेयर प्राइस के ऊपर है। ओ, कंपनी खुद का शेयर बाई कर रहा है यानी पक्का शेयर सस्ता है। कंपनी खुद का शेयर बाई कर रहा है मतलब पक्का कंपनी का शेयर सस्ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसको लिखिए, इसको लिखिए। प्लीज राइट डाउन दी आंसर। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, आप लोग लिखिए। पर मैं भी लिख देता हूं वरना वो आएगा कि सर ये मिस हो गया वो मिस हो गया। वेट अ मिनट। तो इसमें आपको लिखना है, ये लिखना है कैश डिविडेंड कट और ये इंक्रीज्ड। कट मतलब कंपनीज फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। और ये रेगुलर कैश डिविडेंड बोल रहे, रेगुलर, हाँ रेगुलर कैश डिविडेंड। कंपनीज फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स आर वीक। और इंक्रीज कर दिया तो कंपनीज फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स आर ब्राइटर। ओके, तो कैश रेगुलर कैश डिविडेंड का सिग्नलिंग इफेक्ट क्या है? रेगुलर कैश डिविडेंड अगर कट किए इसका मतलब कंपनी का फ्यूचर अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट्स वीक है। अगर इंक्रीज किए तो कंपनी का फ्यूचर अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है। बट इट हैज नो सिग्नल with regard to it has no signal with regard to the with regard to current share price का औकाद। with regard to current share price का औकाद। तो कैश डिविडेंड हैज नो सिग्नलिंग इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू करंट शेयर प्राइस का औकाद। करंट शेयर प्राइस सस्ता है या करंट शेयर प्राइस महंगा है वो कैश डिविडेंड से पता नहीं चलता है। ठीक है, वो किससे पता चलता है? बाईबैक से। वो बाईबैक से सिग्नल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस। भव्या भाती बोल रही है औकाद ही लिखना है। डिपेंड करता है जो आप कॉपी लिख रहे हैं वो क्या पब्लिशिंग में जाने वाला है बुक, और क्या औकाद इज अ गाली, इज एन अब्यूज। औकाद इज नॉट एन अब्यूज। योर कॉपी इज नॉट गोइंग फॉर पब्लिशिंग। तो इट्स बेटर टू राइट व्हाट डायरेक्टली हिट्स अस। ठीक है ना? जहीर पूनावाला ने फिर से 5-6 लाइन का लिखा है, तो जहीर पूनावाला को अनम्यूट करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन अच्छा होगा, थोड़ा चेंज भी आएगा वातावरण में। जहीर पूनावाला, आई एम कमिंग टू यू।
एक मिनट, एक सेकेंड, या जहीर एच, अलाउ टू टॉक. Good morning, sir. How are you doing? या जही डोंट माइंड, मैं पढ़ाते समय ना आई गो इन अ वेरी फ्री फ्लो, तो समटाइम मैं किसी को डांट देता हूँ कुछ वैसा. आपको तो डांटा भी नहीं, बट जनरली मैं बोल रहा था सारे स्टूडेंट्स को पहले से. आई एम वेरी वेरी सॉरी इन केस कभी भी यू फील ऑफेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ माई स्पीकिंग इन अ सर्टेन टोन, बिकॉज वाइल टीचिंग आई डोंट मेंटेन फिल्टर्स. ओके, या जही प्लीज. Yeah. So my question was that, since the management is doing a buyback, right? So now there was a particular market value of the share that they decided to do at the buyback. हम्म. When they did the buyback at that price, there हम्म. are going to be some retail investors or other people that are there in the market that will say, "Oh, the price of the share is at a lower price. Let's go and buy it." So they would go and they would buy it. So now the price of the share would actually go up. हम्म. So wouldn't the management actually buy the shares at a higher price? Because of that impact cost that's going to happen to them, right? No, no, So, no, 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 no. Everything was okay. Okay, there was some logic in what you were speaking, but towards the end, you went in a totally wrong direction. When a buyback is announced, the price at which the buyback will be announced is clearly announced, which means suppose the stock is trading at 550. Management knows that only if they come out with a buyback at a higher price will some shareholders tender their shares. So management announces a buyback at 600. 550 is the current market price and 600 पे buyback announce होता है. ठीक है. उसी समय yes, क्या होता है रियल लाइफ में, उसी समय रियल लाइफ में आर्बिट्राज स्टार्ट्स. आर्बिट्राज स्टार्ट्स मींस लोगों को पता है कि अगर वो लोग तुरंत शेयर खरीद ले 550 पे, तो 600 पे कंपनी को शेयर चेप पाएंगे. आई होप द लैंग्वेज इज कम्युनिकेटिव. ओके. yes, sir. आर्बिट्राजर्स विल थिंक दैट अगर 550 पे अपने शेयर खरीद लें तो कंपनी को 600 पे चेप देंगे. यानी जिनके पास शेयर नहीं है ना, वो लोग कूद पड़ते हैं, क्योंकि मुफ्त का खाना मिल रहा है लंगर में, कौन छोड़ेगा. तो सारे के सारे डेस्क जो ना आर्बिट्राज डेस्क वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो लोग 550 पे शेयर खरीद के 600 पे चेपने का सोचते हैं. बट ये चीज इतना स्पीड से होता ना, इतना स्पीड से, रॉकेट स्पीड से, ठीक है, कि तुरंत वो अपॉर्चुनिटी वैनिश कर जाती है और शेयर का दाम ऑलमोस्ट 600 हो जाता है. तुरंत. माने जो बाईबैक का दाम अनाउंस हुआ, शेयर का दाम तुरंत वहां पहुंच जाता है. आर्बिट्राज गेट्स एलिमिनेटेड. उसके अलावा Okay. और एक रिस्क है. सपोज कंपनी का टोटल में 10 लाख शेयर्स है, 10 लाख शेयर्स, और कंपनी ने बाईबैक अनाउंस किया 1 लाख शेयर्स का. ठीक है. और सपोज टोटल में 3 लाख शेयर्स का प्रपोजल आ गया कि हम लोग को अपना शेयर्स टेंडर करना है, बेचना है, तो कंपनी खरीद लो. बट कंपनी ने कितना शेयर्स अनाउंस किया था बाईबैक के लिए? ओनली 1 लाख. और One कितने lakh. लोग बेचना चाह रहे हैं? 3 लाख. तो उस केस में लॉटरी अलॉटमेंट होगा, लॉटरी से 3 लाख को हैट में मिक्स कर करके निकाला जाएगा. तो इसका मतलब वो जो आर्बिट्राजर्स कूदे थे ना, कूदे थे कि हम लोग 550 पे उठा के 600 पे बेच देंगे, उनका सारा कूदना निकल जाता है. बिकॉज क्या पता लॉटरी में उनका 600 पे आएगा ही नहीं, एंड अल्टीमेटली दे आर अननेसेसरली होल्डिंग द शेयर ऑफ अ कंपनी जिसको उसने स्टडी नहीं किया, उसका प्रॉस्पेक्ट्स क्या है क्या नहीं है, और वो लोग को सल्टा के निकलना पड़ता है. तो बहुत सारी बातें हैं इसमें. ठीक है. बट देन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फैक्ट दैट जो चैप्टर लिखा हुआ है उसमें दे हैव नॉट गॉन इनटू दीज थिंग्स. सपोज कोई बोलेगा सर आपने तो ये सब पढ़ाया ही नहीं था, आर्बिट्राज ये वो क्या क्या बोल रहे हैं. मैं बोल रहा हूं बिकॉज व्हेन वी डिस्कस सर्टेन थिंग्स बायलैटरली, व्हेन अ पर्सन आस्क सर्टेन डाउट और समझ में आता है, पर्सन थोड़ा मार्केट सेंटिमेंट वाइज पूछ रहा है, थोड़ा मैच्योर्ड पर्सन है, तो खुल के बात थोड़ा बहुत करना पड़ता है. बट देर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु डू नॉट हैव मार्केट का एक्सपीरियंस, और दे में फील दैट मैंने जो आपको बोला है वो थोड़ा सा ऊपर से चला गया, सर वो लिखा दीजिए. वो लिखाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. ऑफ कोर्स जो जरा सा अपने डिस्कस करते हैं और तुरंत बाद अगर आप उसका रिसर्च करते हैं, तो इन दैट केस आप बहुत कुछ जान सकते हैं बाईबैक के बारे में. मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, जनरल स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ. ठीक है. सो जाहिर आपने जो पूछा वो सही डायरेक्शन में था भी, बट देन माय आंसर आई डोंट नो वेदर इट सेटिस्फाइड यू और नॉट. No, no, it did, sir. It makes sense. Thank you so much. ओके, थैंक यू. सो nobody is supposed to feel sorry कि जाहिर को कोई चांस मिल गया. He is not related to me. I have not never spoken to him. Just coincidence था. And it was good now because somebody from market perspective was asking something. There are others who have raised their hands. ठीक है. I hope you have some credible things to say. Okay. चलिए मैं कर देता हूँ आपको अनम्यूट. भव्या, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं. अलाउड टू टॉक.
यस भव्या। भव्या, आई थिंक आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, नहीं किया है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये रहा। हाँ, आपको अनम्यूट करना है अपने आप को। आप म्यूट कर रखे हो। आपका हैंड रेज्ड है, पर आप खुद अपने आप को म्यूट कर रखे हो। तो आई कांट हेल्प। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे तो कैसे चलेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं चैट मोड में फिर से जा रहा हूं, जिससे आप लोग की चैट देख पाऊं, जितना देख पाऊंगा। जस्ट 1 सेकेंड। मेरा चैट मोड। या हम्म सो इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन किसी ने पूछा, यश मुंदड़ा ने, कि सर आपने बोला जाहिर को कि 3 लाख शेयर्स सबमिट हुआ और 1 लाख शेयर्स बाईबैक होगा तो लॉटरी सिस्टम होगा, तो उसमें क्या प्रो रेटा नहीं होता है? नहीं, प्रो रेटा भी होता है, वो मार्केट के नियम पे डिपेंडेंट है। कभी कभी प्रो रेटा भी होता है, तो उस केस में जिसने भी 3 शेयर्स बेचने का किया था उसका 1 शेयर बाई किया जाएगा, तो सबको मिलेगा, बट 3 में से 1, 3 में से 1, 3 में से 1। ठीक है, तो जिसने 30 शेयर का सेल करने का किया था उसका 10 शेयर का बाईबैक होगा। ठीक है, प्रो रेटा भी होता है, पर वो एकदम भी इस चैप्टर में कवर्ड नहीं है कि किस तरह से बाईबैक का मैकेनिज्म होता है वगैरह। इट इज नॉट कवर्ड ओवर हियर। ठीक है ना? ओके। सो आई हैड टू मेंशन समथिंग विच वाज कि शेयर बाईबैक का क्या रीजंस है। शेयर बाईबैक का क्या रीजंस है? तो मैंने शेयर बाईबैक का रीजन लिखा है कि शेयर बाईबैक का वन ऑफ द रीजंस इज दैट इट हैज अ सिग्नलिंग इफेक्ट दैट द शेयर इज अंडर वैल्यूड। ठीक है, तो वो कंपनी को अच्छा लगता है कि देखो हम लोग बाईबैक अनाउंस करेंगे, लोगों को सिग्नल मिलेगा कि शेयर इज अंडर वैल्यूड और शेयर का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग ऑफ बाईबैक विच डज नॉट हैपन इन द केस ऑफ कैश डिविडेंड। फिर मेरे को मल्टीपल चॉइस याद आया कि मल्टीपल चॉइस क्या चीज से आने वाला है। तो मल्टीपल चॉइस इस चीज से आने वाला है कि कैश डिविडेंड वर्सेस बाईबैक का सिग्नलिंग इफेक्ट। तो कैश डिविडेंड डज नॉट शो कि शेयर प्राइस का क्या औकात है, बट बाईबैक शोज दैट शेयर अंडर प्राइस्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल दिया वो। अब सेकेंड रीजन पे चलते हैं। Second reason, what is the second reason for preferring share repurchase? Second reason, तो second reason है शेयर रीपर्चेस। लिखना है आपको, शेयर रीपर्चेस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डैश, फर्स्ट बुलेट, कंपनी टू इन्वेस्टर्स। Share repurchase provides flexibility to company and provides flexibility to investors. Okay. Why does it provide flexibility to company? Because share repurchase शादी है या लिव इन है? लिव इन है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको बाईबैक करना ही पड़ेगा। मत कीजिए। आप लास्ट ईयर किए थे, नेक्स्ट ईयर मत कीजिए, बिकॉज शेयर का दाम काफी ऊपर बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट ईयर वापस शेयर का दाम गिर गया तो बाईबैक कर लीजिए। तो कंपनीज लोग क्या करते हैं, जैसे ही शेयर का दाम गिरता है उनका, तो बाईबैक अनाउंस कर देते हैं। यूएस में जितने भी टेक फर्म्स है, टेक फर्म्स, दे हैव गॉन फॉर बाईबैक रेगुलरली। दे हैव नॉट गॉन फॉर कैश डिविडेंड। दे डोंट वांट टू बांधोफाई देमसेल्व्स इनटू अ कमिटमेंट। ठीक है, तो इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ, ये कंपनी के लिए क्यों? बिकॉज लिव इन, तो लिख के लिव इन, नॉट मैरिज। होप उससे याद आ जाएगा। और इन्वेस्टर्स के लिए क्यों? बिकॉज जिस इन्वेस्टर को टेंडर करना है शेयर्स, टेंडर करे। जिस इन्वेस्टर को टेंडर नहीं करना है, होल्ड करना है शेयर्स, वो होल्ड करेगा। ईपीएस बढ़ जाएगा, उसका ओनरशिप परसेंटेज कंपनी बढ़ जाएगा। So what is the benefit to tendering shareholders? They will be able to get the cash, realize. What is the benefit to non-tendering shareholders? They will be able to enjoy a higher EPS and a higher ownership percentage in the company. Higher EPS and higher ownership percentage in the company. तो इस वाले पार्ट पे थोड़ा सा लिखना है अपने को एक्स्ट्रा। लिखिए, लिखिए वहां पे इन्वेस्टर्स के नीचे टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। लिखिए टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। आई एम अज्यूमिंग दैट आप लिख रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स डैश, डैश, नेक्स्ट लाइन। टेंडरिंग शेयर होल्डर्स, टेंडरिंग, TENDERING, TENDERING, टेंडरिंग शेयर होल्डर्स डैश, दे will realize, they will realize cash today.
They will realize cash today. Next line. Non-tendering shareholders. Non-tendering shareholders. Non-tendering shareholders. Dash. They will experience a higher EPS because number of shares कम हो गया तो EPS बढ़ गया. लास्ट क्लास किए भी थे एग्जाम्पल में. They will experience a higher EPS and higher ownership stake in the company. Higher EPS and higher ownership stake in the company. Higher EPS and higher ownership stake in the company. Higher EPS and higher ownership stake in the company. Para change. लिखो most important dash. Most important dash. Both cash dividend and share repurchase. Both cash dividend and share repurchase have the same aggregate shareholder effect. Have the same aggregate shareholder effect. Have the same aggregate shareholder effect. But realized return to individual shareholders. But realized return to individual shareholders. Repeat नहीं कर पाऊंगा. Repeat already कर रहा हूं 5 बार. But realized return to individual shareholders. But realized return to individual shareholders may differ. But realized return to individual shareholders may differ depending upon whether they were tendering or non-tendering. Will differ depending upon whether they were tendering or non-tendering. Whether they were tendering or non-tendering. मल्टीपल चॉइस में ये काम आने वाला है कि एग्रीगेट शेयर होल्डर इफेक्ट सेम है पर इंडिविजुअल रियलाइज्ड रिटर्न अलग अलग हो सकता है क्योंकि जिन्होंने शेयर सबमिट कर दिया उनको तुरंत रियलाइज हो गया पैसा. जिन्होंने शेयर सबमिट नहीं किया उनको फ्यूचर की आशा है. जिन्होंने शेयर सबमिट कर दिया उनको तुरंत पैसा रियलाइज हो गया. जिन्होंने सबमिट नहीं किया उनको फ्यूचर की आशा है. ठीक है. तो रियलाइज्ड रिटर्न डिफर करेगा बायबैक में बिटवीन टेंडरिंग एंड नॉन टेंडरिंग बट एग्रीगेट शेयर होल्डर इफेक्ट सेम होगा. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस में. ओके. एग्रीगेट मतलब जितना कैश डिविडेंड में जाता उतना ही कैश बायबैक में गया. अगर 40 मिलियन का डिविडेंड देते तो 40 मिलियन शेयर होल्डर्स के पास जाता. अगर 40 मिलियन का बायबैक किए तब भी 40 मिलियन शेयर होल्डर्स के पास गया. बट सर सबके पास तो नहीं गया. तो वही तो मैं बोल रहा हूं इंडिविजुअली डिफर करेगा. 40 मिलियन कैश देते शेयर होल्डर्स के पास जाता डिविडेंड. 40 मिलियन बायबैक किए तब भी शेयर होल्डर्स के पास गया. तो एग्रीगेट में शेयर होल्डर्स के पास 40 मिलियन गया. ठीक है. तो ओवरऑल एग्रीगेट शेयर होल्डर इफेक्ट इज द सेम बट इंडिविजुअल शेयर होल्डर इफेक्ट रियलाइज्ड रिटर्न विल डिफर. ठीक है. ये लैंग्वेज में रहेगा मल्टीपल चॉइस में. ये लैंग्वेज में रहेगा मल्टीपल चॉइस में. ओके. ये लैंग्वेज में रहेगा मल्टीपल चॉइस में. टॉपिक क्या चल रहा है? व्हाई शेयर बायबैक इज प्रेफर्ड ओवर कैश डिविडेंड. पहला रीजन था कि शेयर बायबैक का सिग्नलिंग इफेक्ट होता है कि द शेयर इज अंडर प्राइस्ड. दूसरा रीजन शेयर बायबैक फ्लेक्सिबिलिटी देता है किसको? कंपनी को. बिकॉज कंपनी को जबरदस्ती नहीं है कि बायबैक हर साल करना पड़ेगा. अपॉर्चुनिस्टिकली करेगा वो. और दूसरा इन्वेस्टर्स को बिकॉज इन्वेस्टर का मन वो अपना शेयर्स को टेंडर करेगा या नहीं टेंडर करेगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट रीजन बायबैक को प्रेफर करने का कैपिटल गेन्स टैक्स may be lower than टैक्स ऑन डिविडेंड. ये तो डिस्कस हो चुका है 3-4 बार कि अगर आप बायबैक में शेयर्स देते हैं अपना तो आपको कैपिटल गेन होगा पर उस पर टैक्स 10% है. बट अगर आप डिविडेंड लेते हैं तो उस पर टैक्स आपका स्लैब रेट होगा से 30% है. तो कैपिटल गेन पे टैक्स कमती होता है ना. तो बायबैक बढ़िया आपके लिए. आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है. ठीक है. तो बायबैक इज बेटर फॉर यू बिकॉज यू हैव टू पे लोअर टैक्स. ठीक है. ये डिस्कस हो चुका है कि कैपिटल गेन टैक्स में भी लोअर देन टैक्स ऑन डिविडेंड. ठीक है. उसके अलावा
शेयर रीपर्चेस results in higher EPS. शेयर रीपर्चेज रिजल्ट्स इन हायर ईपीएस। आई एम श्योर कोई पूछेगा नहीं कैसे। शेयर रीपर्चेज रिजल्ट्स इन हायर ईपीएस, अभी जो मल्टीपल चॉइस किए थे उस पे कंपनी का 8 मिलियन शेयर्स था, जिसमें से 1.6 मिलियन शेयर्स बाईबैक हो गया था, तो 6.4 मिलियन शेयर्स बचा था। तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गया तो अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाएगा। अपने एग्जाम्पल में भी हुआ था जो उस दिन किए थे। नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गया तो प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो ईपीएस बढ़ जाएगा। तो शेयर बाईबैक, ओके, शेयर रीपर्चेज रिजल्ट्स इन हायर ईपीएस। और एक लास्ट पॉइंट है, वो डिफिकल्ट है तो वो लिखने पे समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसको समझाऊंगा, बट एक बार पहले लिखा रहा हूं। शेयर रीपर्चेज, ये डिफिकल्ट पॉइंट है, समझ में नहीं आने वाला है, पर एक बार पहले लिखा रहा हूं। शेयर रीपर्चेज हेल्प्स कंपनी, हेल्प्स कंपनी टू अवॉइड डाइल्यूटिव इफेक्ट ऑफ ESOP exercise. Share repurchase helps company to avoid dilutive effect of ESOP exercise. आयुष लूथरा पूछ रहा है व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ईपीएस। आयुष बता चुका, करा भी चुका कॉपी में, लास्ट क्लास अभी बता चुका, कॉपी में करा चुका, वापस से नहीं बोल सकता हूं, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट क्लास भी जो एग्जांपल किए थे अपने मैथमेटिकल, उसके अंदर भी अपने किए थे, इतना अमाउंट से बाईबैक किए तो इतना शेयर कम हो गया, प्रॉफिट इतना था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर किए तो अर्निंग पर शेयर बढ़ गया था। उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं तो शायद आपका लास्ट क्लास किया हुआ नहीं है, या आप किसी और ही इकोसिस्टम में हैं अभी। शेयर repurchase helps company to avoid dilutive effect of ESOP exercise. शेयर repurchase helps company to avoid dilutive effect of ESOP exercise. ये पॉइंट मैंने समझाया नहीं है, ये पॉइंट मैंने समझाया नहीं है। आई हैव नॉट एक्सप्लेन दिस पॉइंट, मैंने केवल लिखा है, आपको कॉपी करना है, फिर मैं समझा रहा हूं। किसको किसको समझ में आ गया, वैसे नाम लिख सकते हैं जिसको जिसको समझ में आ गया। मैंने समझाया नहीं है लास्ट पॉइंट, बट किसी को समझ में आ गया तो प्लीज यू कैन मेंशन दैट सर आई एम क्लियर। कैप्टन अल्फा को आ गया है, जिसको आ गया मैं पूछ रहा हूं, बाई चांस जिसको आ गया है। अनिकेत इज सेइंग आई एम क्लियर, साइनम इज सेइंग आई एम क्लियर, Rashi is saying I am clear. Rituraj is saying I am clear. Vivek Mishra is saying I guess I am clear. ICFAI Muskan is saying I am clear. ठीक, सुनिएगा प्लीज। ईसॉप का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ईसॉप का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। आप चाहे तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ईसॉप का फील ये होता है कि अपने अगर एम्प्लॉयज को केवल वेजेस और सैलरी देने के बजाय अगर उनको कंपनी में हिस्सेदारी देते हैं, शेयर्स देते हैं, तो इन दैट केस एम्प्लॉयज जो है वो लोग और डट के काम करेंगे, बिकॉज वो लोग भी ओनर बन गए। जब तक वो लोग केवल सैलरी वेजेस लेते रहेंगे, उन लोग को कभी भी कंपनी बढ़िया करे ये समझ में नहीं आएगा। बट अगर वो लोग को भी शेयर होल्डर बना दें, तो इन दैट केस वो लोग को भी लगेगा कि यार कल के दिन कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाता है और शेयर का दाम बढ़ता है, तो क्या पता 20 30 40 साल में हमारा वेल्थ कितना हो जाए। तो ईसॉप का ये पर्पस होता है कि चलो अपने एम्प्लॉयज को भी शेयर होल्डर बना दें। ओके, अब ज्यादातर जितनी भी कंपनीज होती है, टेक कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज, वो लोग ज्यादा सैलरी और वेजेस एम्प्लॉयज को दे नहीं सकती है, दम नहीं है वो लोग को देने का। ठीक है, इतना पैसा देना पॉसिबल नहीं है, तो वो लोग एम्प्लॉयज को ईसॉप इशू करती है। ठीक है, कि एक स्टार्टअप चालू हुआ, सपोज कुछ फ्रेंड्स ने स्टार्टअप चालू किया, अब उनके पास तो लिमिटेड पैसा है, तो उनको एक बहुत हाई फाई टैलेंट हायर करना है। तो उस टैलेंट को जब गए हायर करने, उसने बोला मैं चार्ज करूंगा 5 करोड़ पर मंथ। तो 5 करोड़ पर मंथ देने का तो औकात नहीं है। तो इन दैट केस उससे बात किया, भाई तू 50 लाख लेना पर मंथ, और उसके अलावा तेरे को इतना शेयर्स और मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या किए, वो ग्रेट टैलेंट को हायर कर लिए बाय गिविंग हिम दैट लुक्रेटिव ईसॉप। ओके,
ना ईसॉप जो है जब दिया जाता है तो एक्सरसाइज 2-3 साल 4 साल बाद होता है, उसका एक वेस्टिंग पीरियड होता है ईसॉप का, कि भाई तुम 4 साल तक कंपनी में मेहनत करोगे ना, मेहनत, और कंपनी यहां तक पहुंचेगा, कंपनी का प्रॉफिट इतना हो जाएगा, फलाना ढिंकना हो जाएगा, तब जाके तुम शेयर ले पाओगे। तुमको प्रॉमिस कर दिए देंगे, पर अभी नहीं देंगे, पहले खटो, कंपनी को कहीं पहुंचाओ, कंडीशंस होता है, तब जाके तुमको शेयर मिलेगा। समझ गए? तो जब वो 4 साल बीतता है, वो कंडीशन फुलफिल होता है और वो एम्प्लॉय को शेयर इशू करना पड़ता है, तो अचानक से नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में बढ़ जाता है, और नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में बढ़ने की वजह से ईपीएस गिर जाता है। नंबर ऑफ शेयर कंपनी में बढ़ने से ईपीएस गिर जाता है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, उनका ओनरशिप परसेंटेज कंपनी में कम हो जाता है। जैसे रूम में आप लोग बैठे थे, अब रूम में इंप्लॉइज को ही बुला लिए, तो अब तो कंपनी का हक सबको है ना। तो इन दैट केस ओनरशिप पोजीशन कम हो गया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, उसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? तुमने एक कंपनी में 10% ओनरशिप लिया था, बहुत खुश थे तुम, बट बाद में कंपनी इंप्लॉइज को भी शेयर इशू कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया ना, तो तुम्हारा ओनरशिप 10 के बदले 7% हो गया। तुम्हारा ओनरशिप 10 के बदले 7% हो गया, तो तुम्हारा डाइल्यूशन हो गया। तो जब ऐसा होता है, उस समय कंपनी अगर शेयर रीपर्चेज अनाउंस कर दे कि हम लोग 10 लाख शेयर रीपर्चेज कर रहे हैं, तो जितना शेयर इंक्रीज हुआ था एम्प्लॉयज को इश्यू करने के कारण, उतना ही शेयर बाईबैक कर लेंगे जनरल पब्लिक से। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम हो जाएगा, और डाइल्यूशन का इफेक्ट मिटिगेट हो गया। जो डाइल्यूशन हो रहा था ना, वो डाइल्यूशन होगा नहीं। से पहले 50 लाख शेयर था, और ईसॉप में 10 लाख शेयर इश्यू हुआ तो 60 लाख शेयर हो गया, पर हम लोग 10 लाख शेयर का बाईबैक अनाउंस कर दिए, तो बाईबैक अनाउंस करने से वापस से 50 लाख शेयर हो गया। तो अब मैंने क्या इंग्लिश लिखा है वो पढ़ लीजिए। शेयर रीपर्चेज हेल्प्स कंपनी टू अवॉइड द डाइल्यूटिव इफेक्ट ऑफ ईसॉप एक्सरसाइज। शेयर रीपर्चेज हेल्प्स कंपनी टू अवॉइड द डाइल्यूटिव इफेक्ट ऑफ ईसॉप एक्सरसाइज। ठीक है? कि कंपनी जो ईसॉप्स इशू कर रखा है, उनके कारण शेयर्स इशू करना पड़ता है, और उसके कारण ईपीएस गिर जाता है, और ओनरशिप पोजीशन कम हो जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। तो उसको मिटाने के लिए कंपनी उसी समय बाईबैक अनाउंस कर सकता है, जिससे शेयर्स कम हो जाए और ओनरशिप पोजीशन मेंटेन रहे। ओके? तो ये पॉइंट लिखा हुआ है। ऑब्वियसली मैंने ये कितने मिनट समझाया है, हो सकता है मैं लास्ट 5-6 मिनट से समझा रहा हूं, 5-6 मिनट से। एक नया चीज ऑल टुगेदर ईसॉप 5-6 मिनट में सीमेंट नहीं हो सकता है। एक नया चीज जैसे ईसॉप 5-6 मिनट में सीमेंट नहीं हो सकता है ज्यादातर लोगों के। हाँ, सीमेंट हो सकता है उन लोगों के जो लोग क्लास के बाद उसके ऊपर और टाइम दे रिसर्च करें। ओके? इस चीज को जीपीटी में डालें, और जीपीटी को बोलें कि हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में मेरे को बताओ कि सर क्या बोलना चाह रहे थे इस पॉइंट के द्वारा, और क्या ब्यूटीफुली समझाएगा वो। ठीक है? तो जो लोग, और कौन से कंपनी ने रियल लाइफ में ऐसा किया है बताओ, इंडिया में कौन से कंपनी ने किया है, यूएस में कौन से कंपनी ने किया है, पॉपुलर कंपनी का नाम देना, बताओ उसका क्या इफेक्ट किया था। तो जो लोग टॉपिक में रुक जाएंगे ना, वो लोग के तो ऐसा अंदर जाएगा, मतलब कभी निकलेगा नहीं। सीमेंट क्या मतलब, कौन सा सीमेंट, कोई लिमिट नहीं है। ओके? जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ेंगे, पर जो लोग केवल अभी सुनेंगे उन लोग के निकलेगा। फिर ईसॉप कहीं और पढ़ाया जाएगा, वहां वापस से घुसेगा, फिर निकलेगा, फिर ईसॉप कहीं और वापस से पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे, तो धीरे धीरे सीमेंट हो जाएगा। और जो लोग केवल क्लास करेंगे फिर कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, उन लोग के माइंड से निकल जाएगा, उन लोग को कुछ याद नहीं रहेगा। उन लोग बोलेंगे सर आई अंडरस्टूड द क्लास एट दैट टाइम, बट टुडे आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग। ठीक है? तो इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ हु विल पुट हाउ मच एफर्ट। ठीक है? पुरुषोत्तम सोलंकी बोल रहे हैं, इफ शेयर रीपर्चेज हैज सो मेनी बेनिफिट्स, देन व्हाई मोस्ट कंपनीज जनरली प्रेफर डिविडेंड। तो पुरुषोत्तम, ये जो आपने पूछा ना, इसका जवाब है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है कैसे कैसे अपने, वो जो बोलते हैं ना, मछली से हम लोग इंसान बने, जो एवोल्यूशन है। तो अलग अलग कैपिटल मार्केट्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टेज ऑफ एवोल्यूशन में है। इफ यू इमेजिन अ कंट्री लाइक युगांडा, ऑब्वियसली उनमें कैपिटल मार्केट्स एकदम भी डेवलप्ड नहीं है। ठीक है? इवन श्रीलंका और पाकिस्तान में द कैपिटल मार्केट्स आर नॉट डेवलप्ड। इंडिया में कैपिटल मार्केट्स काफी डेवलप हुआ है, ओके, लास्ट 10-15-20 ईयर्स में। यूएस में कैपिटल मार्केट्स बहुत ऊपर लेवल पे है। तो अकॉर्डिंगली इट इज फाउंड दैट जैसे जैसे कैपिटल मार्केट्स मेच्योर्ड होता है, जैसे जैसे सोसाइटी मेच्योर्ड होता है, यू विल फाइंड दैट एडवांस्ड होता है, मैरिजेस कम होने लग जाएगी और लिव इन चालू हो जाएगा। आजकल हो रहा है ना।
जैसे जैसे ज्यादा पता चलता है मैरिजेस कम और लिव इन चालू हो जाएगी। ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं लिव इन के सपोर्ट में हूं। डोंट जज मी। मैं वो एक्सप्लेनेशन दूंगा जो मेरे एक्सप्लेनेशन उससे मैं रिक्वायर्ड है। तो डू नॉट जज इट ऑल्टरनेटिवली कि सर बोलना चाह रहे मैरिज खराब चीज है। आई एम नॉट सेइंग एनी ऑफ दैट थिंग। ठीक है। धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आई हैव नो कमेंट्स टू मेक। ठीक है। बट आई विल मेक सम कमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन गोइंग ऑन। तो यूएस में अगर आप डेटा चेक करें तो यूएस में लास्ट 15-20 साल में जिस अमाउंट का शेयर रीपरचेज हुआ है दैट इज मेमोथ। ओके। कंपनीज हैव स्टॉप्ड पेइंग डिविडेंड, दे आर ओनली डूइंग शेयर रीपरचेज। तो आपने जो बोला पुरुषोत्तम वो सही है। इन मोस्ट डेवलप्ड कैपिटल मार्केट्स, बाकी मार्केट्स में धीरे धीरे उस तरफ कंपनीज जा रही है। दूसरा, रेगुलेशंस की बात भी है। इंडियन रेगुलेशंस टाइट है। पता नहीं क्यों उन लोग को बाईबैक खराब लगता है कि कंपनीज इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही है, तो वो लोग अलाउ नहीं कर रखे इजिली। यूएस में अलाउड है इजिली। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कहाँ पे क्या रेगुलेशंस है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। सर क्या आपने वो सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं रेगुलेशंस? एकदम भी नहीं डिस्कस कर सकते। कोई भी हालत में डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है। प्रियांजलि बोल रही है सर फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, नाइका फॉलो द सेम ईसॉप सिस्टम। ऑफ कोर्स ईसॉप वो लोग फॉलो करते हैं बिकॉज सारे स्टार्टअप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना। ओके। तो ये अपने डिस्कस किए शेयर बायबैक जो है उसका काफी सारा डिस्कशन यहाँ पे हुआ और जोर का डिस्कशन हुआ है। ठीक है। शेयर बायबैक का थोड़े से और क्वेश्चंस को देखते हैं कि अब आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा होता है। लेट्स सी। थोड़े से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक मिनट। ये फाइल था अपना क्वेश्चंस का। यस। इस फाइल में क्वेश्चन नंबर 4 में गए थे अपने। 4 के बाद आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तो कुछ और है। स्टॉक स्प्लिट वगैरह जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। 6 भी कुछ और है। यस। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई कीजिए। Which of the following statements about the information content of share repurchase versus cash dividend is most accurate? Information content अभी अभी पढ़ाया था। Which of the following statement about information content of share repurchase versus cash dividend is most accurate? इस बार 99.9% लोगों ने, इनफैक्ट 100% लोगों ने आंसर नंबर ए दिया है। तो ए तो फिर होना ही है। लेट्स सी। अनलाइक कैश डिविडेंड, शेयर repurchase में सिग्नल टू द मार्केट दैट मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द कंपनी शेयर्स आर अंडरवैल्यूड। करेक्ट। बी क्या है? An increase in company's regular cash dividend provides a stronger signal of undervaluation than a share repurchase. Wrong. Regular cash dividend का शेयर प्राइस के ऊपर कोई सिग्नल ही नहीं है। सी। Both cash dividend and share repurchase provide equal signal. Wrong. Next. क्वेश्चन नंबर 8 स्टॉक स्प्लिट का मैंने कराया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यस 9 देखिए आप लोग। नंबर 9। वॉट एवर कंपनी, ये सब इज्जत से नाम मत पढ़ा करो कंपनी का नाम। वॉट एवर कंपनी हिस्टोरिकली पेड अ रेगुलर क्वार्टरली डिविडेंड ऑफ 0.5 per share in the most recent quarter despite reporting record earnings, उसका जोर का अर्निंग्स हुआ, बॉम्बास्टिक अर्निंग्स, द बोर्ड इलेक्टेड नॉट टू इंक्रीज द डिविडेंड। वो लोग फिर भी डिविडेंड को इंक्रीज नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द सेम? अगर बॉम्बास्टिक अर्निंग हुआ तो डिविडेंड क्यों नहीं बढ़ाया? सबके सब जन आंसर ऑप्शन नंबर बी बोले हैं एंड वो करेक्ट होना ही है। मैनेजमेंट इज अनसर्टेन वेदर द एक्सेप्शनल हाई अर्निंग्स विल बी सस्टेन्ड इन फ्यूचर। यस। क्या पता वो विंडफॉल गेन था, कल होना हो। तो मैनेजमेंट सोचा फालतू में डिविडेंड बढ़ा देंगे, रेगुलर कैश डिविडेंड, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। लोग सोचेंगे ओ हमेशा ये डिविडेंड मेंटेन होने वाला है, पर इस बार तो अचानक से अर्निंग हो गए। तो अर्निंग इंक्रीज होने से डिविडेंड इस तरह बढ़ाया नहीं जाता है। स्पेशल डिविडेंड दे सकते हैं या एक्स्ट्रा अर्निंग से बाईबैक कर सकते हैं, बट रेगुलर कैश डिविडेंड नहीं बढ़ाते बिकॉज क्यों बुरा आदत दिलाए। ठीक है। क्यों बुरा आदत लगवाए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। Huxley Financial Group announces a liquidating dividend to its shareholders following the board's decision to cease all operations and wind down the business. ठीक है। कंपनी बंद हो रही है तो वो लोग सब एसेट्स बेच बाच के लिक्विडेटिंग डिविडेंड दे रहे हैं।
याद होगा, वो रिटर्न ऑफ कैपिटल होता है, लिक्विडेटिंग डिविडेंड, आपको पैसा वापस मिल रहा है। Which of the following best describes what distinguishes a liquidating dividend from other forms of cash dividend? What distinguishes a liquidating dividend from other forms of cash dividend? सबका आंसर सी है। A liquidating dividend represents a return of capital, पैसा वापस मिल रहा है, rather than a distribution of earnings, earnings से थोड़ी दे रहा है, बेच के दे रहा है, and may exceed a firm's accumulated retained earnings dictated a class में, liquidating dividend में। ठीक है, तो इट्स अ रिटर्न ऑफ कैपिटल, ये आज बताया। ठीक है, शायद ये नोट्स में लिखवाए नहीं है, शायद ये नोट्स में लिखवाए नहीं है, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए प्लीज, नोट्स में लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, लिक्विडेटिंग डिविडेंड, लिक्विडेटिंग डिविडेंड represents a return of capital, liquidating dividend represents a return of capital, a return of capital, unlike unlike regular cash dividend, unlike regular cash dividend or special dividend, unlike regular cash dividend or special dividend, or special dividend, which represents a distribution of earnings, which represents a distribution of earnings, which represents a distribution of earnings, distribution of earnings. Next question, question number 11. Sunridge Capital Partners holds shares in both Elderton Technologies, which pays no dividend, and repurchase 3 billion in stock per quarter. तो एक कंपनी है एल्डरटन, वो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, पर वो हर क्वार्टर में 3-3 बिलियन का स्टॉक्स रिपर्चेस करती है। एंड बेकन यूटिलिटीज, उसका भी शेयर हमारे पास है, विच पेज अ कंसिस्टेंट सेमी एनुअल डिविडेंड एंड हैज नेवर कंडक्टेड अ बायबैक। समझे? तो दो कंपनीज का शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है, एल्डरटन का और बेकन का। एल्डरटन डिविडेंड नहीं देता है, बायबैक करता है, और बेकन डिविडेंड देता है, बायबैक नहीं करता है। An analyst at Sunridge argues that Elderton shareholders are disadvantaged because they receive no cash from the company. बोल रहा है एल्डरटन के शेयर होल्डर्स को तो पैसा मिलता ही नहीं है कंपनी से, ऐसा कोई बोल रहा है, एकदम गलत बोल रहा है। बायबैक के फॉर्म में पैसा मिलता है ना। इज दिस आर्ग्यूमेंट वैलिड? नो, इट इज नॉट वैलिड। नो तो एक में ही, ऑप्शन बी इज द आंसर। नो, बिकॉज शेयर रीपर्चेज एंड कैश डिविडेंड ऑफ इक्वल वैल्यू हैव अ सिमिलर एग्रीगेट इफेक्ट ऑन टोटल वेल्थ, लिखाया है मैंने, have similar aggregate effect on total wealth, aggregate, similar aggregate, though their impact on individual shareholders may differ। क्लियर कट लिखाया था और चाप चाप के बोला था, इंपॉर्टेंट, कि एग्रीगेट इफेक्ट सेम है, पर रियलाइज्ड रिटर्न अलग अलग शेयर होल्डर्स के लिए डिफर करेगा। ठीक है, क्लियर कट लिखाया था, क्लियर कट, और स्ट्रेस किया था। 11 का आंसर इज बी। तो ये एलओएस ए का क्वेश्चन था। एलओएस ए का किसका क्वेश्चन? डिविडेंड वर्सेस बायबैक का क्वेश्चन, डिविडेंड वर्सेस बायबैक का क्वेश्चन इस फाइल में जो था। ये वाला फाइल जिसमें बड़ा बड़ा आंसर्स है, ध्यान देना, ये वाला फाइल जिसमें बड़ा बड़ा लेंथी आंसर्स है, ये फाइल मैं बनाता हूं एआई के हेल्प से। कैसे बनाता हूं? जो टेक्स्ट में मैटर दिया हुआ है कोर में, वो मैं डालता हूं एआई में, कभी नोटबुक एलएम में, कभी जीपीटी में, कभी क्लॉड में, तीनों को मिला के, और उसको बोलता हूं एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस बनाए, ओके, विद द हेल्प ऑफ कोर का राइटअप, और वो बना के देता है। फिर उसको ऑडिट करता हूं, जो बढ़िया होता है वो लेता हूं। ये वो वाली फाइल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। और एक दूसरी फाइल है, एक दूसरी फाइल है, ये जो फाइल है, ये फाइल है इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चंस है, ये फाइल है जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस है। इसमें आपको छोटा क्वेश्चंस और छोटा आंसर्स दिखेगा, देखो, छोटा क्वेश्चंस और छोटा आंसर्स दिखेगा। तो सर एग्जाम में तो इसका मतलब छोटा ही आएगा, तो हम लोग बड़े वाले फाइल से क्यों करें? दो रीजन है। नंबर वन, एग्जाम में छोटा आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। नंबर टू, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन जो अपने कर रहे हैं वो कभी नहीं आ सकता है। इसका मतलब आपको जितना
प्रैक्टिस कर पाए उतना प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रैक्टिस आपका 2 फाइल से हो रहा है, उसके अलावा प्रैक्टिस आपका जब इस चैप्टर का मॉक टेस्ट होगा उससे होगा, और फिर फुल मॉक्स में होगा। जितना क्वेश्चंस अपने करवाते हैं उतना क्वेश्चंस इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, लोग तो आंसर देना चालू कर दिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेगुलर कैश डिविडेंड इज मोस्ट एक्यूरेट? रेगुलर कैश डिविडेंड के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट? मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? नित्यांश का आंसर काट कूट के रॉन्ग है। नित्यांश का आंसर फाड़ फूड़ के रॉन्ग है, धरती को फाड़ के रॉन्ग है नित्यांश का। बिकॉज नित्यांश ने आंसर ए दिया है। अ कंपनी इज लीगली रिक्वायर्ड टू पे रेगुलर कैश डिविडेंड, एकदम रॉन्ग। डिविडेंड जो है इट इज पेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना चाहिए या प्लाउ बैक करना चाहिए। कोई जबरदस्ती नहीं है डिविडेंड देने का। तो नित्यांश इज द ओनली पर्सन जिसने ऑप्शन नंबर ए चुना था, उसका रॉन्ग, पूरा रॉन्ग। ठीक है, नो कंपनी इज लीगली रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड। बी, अ कंपनी विथ सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल, एक कंपनी जिसके पास ह्यूज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, is likely to pay a large portion of earnings as regular cash dividend. Wrong. Totally wrong. Option number B is totally wrong. अगर एक कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, वो पैसे को प्लाउ बैक करेगा ना, वो पैसे को प्लाउ बैक करेगा, वो डिविडेंड ज्यादा नहीं देगा, वो यूज करेगा। जैसे मैंने बोला बर्कशायर हैथवे, ओके, वो प्लाउ बैक करेगा, वो डिविडेंड ज्यादा नहीं देगा। जो मेच्योर कंपनीज है, महात्मा गांधी का डायग्राम बनाए थे लास्ट क्लास, महात्मा गांधी का डायग्राम लास्ट क्लास बनाए थे अगर आप याद करें तो महात्मा गांधी के डायग्राम में अपने बोल रहे थे ये स्टार्टअप्स तो डिविडेंड देते ही नहीं है, ये ग्रोथ कंपनीज भी यूजुअली डिविडेंड नहीं दे पाते बिकॉज इनको पैसा चाहिए। जब मेच्योर होती है कंपनीज यहाँ पे, तो नॉर्मली यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड होता है बिकॉज इन लोग का ज्यादा ग्रोथ नहीं है, ज्यादा पैसा इन लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, डिस्कस किए थे। तो बी रॉन्ग है, और सी, अ कंपनीज मैनेजमेंट टीम एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेक डिस्क्रिशनरी चॉइसेस अबाउट रेगुलर कैश डिविडेंड पेमेंट। यस, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुगेदर विद द मैनेजमेंट दे डिसाइड दैट यार कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे कंट्री में शेयर होल्डर्स उसके बाद अप्रूव करते हैं उसको, तब वो डिविडेंड होता है। ठीक है, तो ए भी रॉन्ग है, ये तो पूरा रॉन्ग है। ओके, और बी में इंग्लिश लैंग्वेज से इफेक्टेड होंगे, आंसर सी है, आंसर सी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, investors may prefer a company to repurchase shares instead of paying a cash dividend of similar size if investors may prefer repurchase instead of cash dividend if investors may prefer a company to repurchase shares instead of cash dividend if सब जन का राइट है, आंसर इज ए, इफ टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन आर लोअर देन दैट ऑन डिविडेंड इनकम। यस, तो उस केस में इन्वेस्टर्स को कमती टैक्स देना पड़ेगा। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्यूरेट, नहीं ये नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर 1 2 किए, क्वेश्चन नंबर 1 2 किए है हमने। क्वेश्चन नंबर 3, investors in Kettlewood Corporation, investors in Kettlewood Corporation have received a cash dividend per share of GBP 10 for the past 3 years। 10 10 10 तीनों साल मिला है उनको डिविडेंड। Kettlewood decides to half the dividend, 5, and use the remaining cash to repurchase shares। तो केटलवुड अब डिविडेंड 5 दे रहा है और 5 से रीपर्चेस कर रहा है, यानी केटलवुड के घर से तो कैश उतना ही जा रहा है, शेयर होल्डर्स के घर पे तो कैश उतना ही आ रहा है। केटलवुड के घर से शेयर पैसा उतना ही जा रहा है, शेयर होल्डर्स के घर पे पैसा उतना ही आ रहा है, बट सारे शेयर होल्डर्स के पास नहीं। उन शेयर होल्डर्स के पास जिन्होंने टेंडर किया, जो बाकी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने बाईबैक में शेयर टेंडर नहीं किया, उनके पास आधा ही पैसा आ रहा है। Which of one of the following best describes the impact of change on the realized return of Kettlewood shareholders? तो पहले 10 रुपया डिविडेंड था, अब 5 रुपया डिविडेंड है और बाकी 5 रुपया से बाईबैक है, उससे रियलाइज्ड रिटर्न पे क्या इफेक्ट होगा? रियलाइज्ड रिटर्न पे क्या इफेक्ट होगा? आंसर इज सी,
all Kettlewood shareholders will experience a 50% reduction in their realized return because आधा पैसा मिला, except for those who sell their shares. तो जो लोग अपना शेयर्स बाईबैक में सेल कर देंगे उनको पूरा पैसा मिल जाएगा, पर अदरवाइज बाकी लोग सबको 50% पैसा मिला. ओके, 50% पैसा, बिकॉज वो लोग को 10 के बदले 5 का डिविडेंड मिला. तो लैंग्वेज टफ था क्वेश्चन का. ठीक है, द लैंग्वेज वॉज गुड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 4 मैंने मिस किया है क्या? नहीं. क्वेश्चन 5. A share repurchase differs from cash dividend because 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 तो 90% लोग का राइट है, 10% लोगों का रॉन्ग है. और जो 10% का रॉन्ग है उनमें से कई जन चेंज कर दिए, राइट कर दिए हम. आंसर इज सी. रीपर्चेज में प्रोवाइड सिग्नल टू द मार्केट अबाउट एन इश्यूअर्स परसेप्शन ऑफ शेयर वैल्यू व्हाइल डिविडेंड्स डू नॉट. ओके, रीपर्चेज से शेयर का दाम का औकात क्या पता चलता है, बट डिविडेंड से नहीं पता चलता है. सी इज करेक्ट. ए एंड बी आर रॉन्ग. ए, repurchases decrease shareholder proportional ownership stake while dividends do not. तो रीपर्चेस जो है बोल रहा है उससे शेयर होल्डर का ओनरशिप स्टेक डिक्रीज हो जाता है. एकदम गलत बोला है. रीपर्चेस से तो जो शेयर होल्डर्स टेंडर नहीं किए उनका ओनरशिप स्टेक बढ़ जाता है. जो लोग टेंडर कर दिए उनका ओनरशिप गिर जाता है, पर जो लोग टेंडर नहीं किए उनका ओनरशिप बढ़ जाता है. अगर मेरे पास 10,000 शेयर था, मैंने उसमें से 1,000 शेयर टेंडर कर दिया, तो मेरे पास 9,000 शेयर बचा, मेरा ओनरशिप कम हो गया. पर जिन लोग सबमिट नहीं किए उनका ओनरशिप जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है, बिकॉज बाकी लोग निकल गए ना. B, repurchase are not direct cash distribution to shareholders, unlike cash dividend. Wrong. Both repurchases and cash dividend are direct distribution to all shareholders. Aggregate wealth effect is same. Individual realized returns may differ depending upon whether shareholders submitted their shares in repurchase or not. तो repurchase और cash dividend दोनों ही direct distribution to shareholders है. So answer is option number C. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. और दम नहीं हो रहा है कराने का. ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं अभी. मेरा गला, मेरा सब कुछ सूख गया है. ठीक है, आई हैव नो कैपेसिटी टू डू फर्दर क्वेश्चंस. ओके, तो मैं मान रहा हूं कि जो कैश डिविडेंड और शेयर रीपर्चेज है वे मैंने बहुत ही बढ़िया से समझा दिया, डिक्टेट करा दिया. ठीक है, अपना स्टॉक स्प्लिट और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट एलओएस ए में बच गया. कौन कौन सा? स्टॉक स्प्लिट, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. इसको अपने वेडनेसडे कंटिन्यू करेंगे. आज जो क्वेश्चंस किया है वो आपके ड्राइव पे अपलोड कर दिया जाएगा. ओके, जो क्वेश्चंस किए वो ड्राइव पे अपलोड कर दिया जाएगा. ठीक है, फाइल वाइज या एग्रीगेट करके आप समझ जाएंगे कौन सा क्वेश्चन एआई का है, कौन सा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का है. ठीक है, तो अपलोड कर दिया जाएगा. और अपने मंडे को मिल रहे हैं क्यूएम का सेकेंड क्लास के लिए. मंडे मिल रहे हैं क्यूएम का सेकेंड क्लास के लिए, फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन ऑन दी एसएससीआई लर्न ऐप. ओके, मंडे को मिल रहे हैं लाइव ऑनलाइन एंड फेस टू फेस ऑन दी एसएससीआई लर्न ऐप. ठीक है, मंडे को क्यूएम का क्लास है. ओके, ठीक है, दैट्स इट. टाटा, बाय बाय. I am famished. I have to eat. I have to do some energy drinks or whatever. I don't know. ठीक है, bye bye. See you. Happy Sunday.